हेलो एवरीवन। तो आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल एमएस पथेरिया पे। अब तक हम जो नीट की सीरीज स्टार्ट की थी 2024 के लिए, उसके अंदर हम 5 चैप्टर देख चुके हैं, उनके न्यूमेरिकल और उनके बेसिक कॉन्सेप्ट। आज जो हमारा होगा उसके अंदर हम बात करेंगे यूनिट नंबर 6 और चैप्टर का नाम है ग्रेविटेशन। अकॉर्डिंग टू द सिलेबस हमें सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे। जो आपके सिलेबस में है उन्हीं टॉपिक्स पे यहां पे न्यूमेरिकल आपको मिलेंगे जो पिछले 35 साल के न्यूमेरिकल्स हैं। इसलिए ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो जल्दी से मिल जाए। तो अब हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते क्योंकि हमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी करने हैं, इसलिए हम स्टार्ट करते हैं ग्रेविटेशनल चैप्टर। और इस ग्रेविटेशन के चैप्टर की अगर हम बात करें तो इस चैप्टर के अंदर हम बात करेंगे ये जो सारे टॉपिक्स हैं, और ये सारे टॉपिक्स नीट की ऑफिशियल साइट से लिए हुए टॉपिक्स हैं और ऑफिशियल साइट पे जो सिलेबस आपका प्रोवाइड है वहां से है, जिसमें यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड इट्स वेरिएशन विद एल्टीट्यूड, डेप्थ एंड केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, एस्केप वेलोसिटी एंड मोशन ऑफ सैटेलाइट, ऑर्बिटल वेलोसिटी, टाइम पीरियड एंड एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। ये सारे टॉपिक्स वो हैं जो आपके अब की बार 2024 के अंदर सिलेबस में है। 2024 के सिलेबस में आपके सारे टॉपिक हैं। तो आपके ये वन बाय वन करके देखेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, द काइनेटिक एनर्जी of a planet in a elliptical orbit about the sun at position A, B and C are, तीनों जगह पे दे रखी है, यानी कि ये काइनेटिक एनर्जी दे रखी है A, B और C। आपको दिखाई दे रही होगी A पोजीशन, B पोजीशन और C पोजीशन। साथ साथ यहां कंसेप्ट के बारे में भी आपको बताता रहूंगा कि आपको किस हिसाब से कैसे कंसेप्ट को करना है और कौन सा कंसेप्ट यहां पे यूज हुआ है, उसकी थोड़ी डिटेल देता चलूंगा मैं साथ साथ। AC इज द मेजर एक्सिस, आपको दिखाई दे रहा होगा AC मेजर एक्सिस है। एंड इसके बाद बोल रहा है एक्सिस एंड एसबी इज द परपेंडिकुलर टू एसी। अब ये दूरी है इस पूरे के परपेंडिकुलर है, इसको लेटस रेक्टम भी बोलते हैं भाई। इस एसबी का नाम दूसरा होता है लेटस रेक्टम, इलिप्स की टर्म में होता है ये लेटस रेक्टम। जब आप इलिप्स के बारे में पढ़ोगे तो वहां पे आपको पता चलेगा कि इसका दूसरा नाम जो है इस परपेंडिकुलर दूरी का लेटस रेक्टम होता है। ये बहुत बार आपको इलिप्स की जब प्रॉपर्टी की बात करोगे तो वहां पे आ जाएगा। अब देखिए आगे, पोजीशन द सन एज शोन इन द फिगर। अब हमें तीनों के बीच रिलेशनशिप बनाना है। काइनेटिक एनर्जी का क्या रिलेशनशिप बनेगा उसकी हमें बात करनी है। अब सबसे पहले देखिए कि आप सबसे पहले जान लीजिए कि काइनेटिक एनर्जी का जो रिलेशनशिप होता है वो होता है हाफ एम वी स्क्वायर। ये रिलेशनशिप किसका है? काइनेटिक एनर्जी का। अब काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आ गई? दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी। जिसकी वेलोसिटी ज्यादा उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा। अब इस पूरे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको केपलर्स के नियम का सहारा लेना पड़ेगा, जिसने कहा था कि एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट, दैट इज mvr इज इक्वल टू, मैं कांस्टेंट और उस कांस्टेंट को c के बराबर लिख दिया। यानी कि एंगुलर मोमेंटम है वो कांस्टेंट रहता है। ये सेकंड लॉ ने बताई थी, केपलर्स के दूसरे लॉ जिसको कहते हैं लॉ ऑफ ऑर्बिट का नाम से जानते हैं, उसके दोबारा बताई गई बात है कि एंगुलर मोमेंटम इलिप्टिकल पाथ में कांस्टेंट रहता है। तो यहां से हमें क्या पता चला? वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर के। ठीक है, अब आप देखिए इस सन से ए सबसे नजदीक है, देखिए ये भी दूर है, सी पॉइंट भी दूर है। तो इस सन से जब ए सबसे नजदीक है तो ये आर दूरी हो गई सबसे कम, तो वेलोसिटी क्या हो गई? सबसे ज्यादा। अब वेलोसिटी सबसे ज्यादा तो काइनेटिक एनर्जी भी सबसे ज्यादा, तो ए की काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा। तो ए की काइनेटिक एनर्जी इसमें कम दिखा रखी, ये भी नहीं हो सकता, इसमें भी कम दिखा रखी है, ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, और इस ऑप्शन को जब देखोगे इसमें भी काइनेटिक एनर्जी एक ही कम दिखा रखी, पर इसकी तो सबसे ज्यादा होनी चाहिए, तो सबसे ज्यादा तो इस ऑप्शन में है। फिर बी नजदीक है तो बी की वेलोसिटी सी से ज्यादा होगी, फिर सी दूर है तो उसकी वेलोसिटी सबसे कम, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी कम। देखो ये बन गया ऑप्शन आपका इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 2, दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरे क्वेश्चन में ए प्लैनेट मूविंग अलोंग एन एलिप्टिकल ऑर्बिट इज क्लोजेस्ट टू द सन एट ए डिस्टेंस r1 एंड फारदेस्ट अवे एट डिस्टेंस r2। क्या कह रहा है कि एक इलिप्टिकल पाथ में ऐसे घूम रहा है, जब ये सबसे नजदीक है, ये हमारा हो गया सन,
क्लोजेस्ट और फारदेस्ट, यानी कि ए प्लेनेट मूविंग अलोंग इलिप्टिकल ऑर्बिट इज क्लोजेस्ट टू द सन एट डिस्टेंस r1। ये जो दूरी है आपकी ये है r1 और यहां से लेकर के यहां तक दूरी है, इसको इसने क्या बोल दिया, r2 बोल दिया। ठीक है, और यहां पे वेलोसिटी बोल दी v1 और यहां पे इसने वेलोसिटी बोल दी v2 के बराबर। इस प्रकार अब हमें रेशियो बताना है v1 और v2 का। अभी अभी बताया मैंने लॉ ऑफ ऑर्बिट जो सेकंड नियम है उसके अकॉर्डिंग एरियल वेलोसिटी दैट इज dA डिवाइडेड बाय dt इज इक्वल टू L बाय 2m क्या होता है, कांस्टेंट। यहां पे जो L दिखाई दे रहा है यही एंगुलर मोमेंटम है जिसको बोलते हैं mvr, यही है वो। तो अगर mvr कांस्टेंट है तो दोनों पॉइंट पे लगा दो m1 v1 r1 इज इक्वल टू m2 v2 r2। दोनों अलग अलग पॉइंट पे इसको मैंने अप्लाई कर दिया। एक बार तो हमने इसके लिए कर दिया और एक बार इस पॉइंट के लिए। इसको कहते हैं पेरी हेलन, इसको कहते हैं एपी हेलन। पीए याद रखो, पीए याद ना रहो तो क्या चलो लेफ्ट से राइट चलो और पीए याद रखो, पेरी हेलन और इसको एपी हेलन। मास अर्थ है दोनों जगह इसलिए सेम रहेगा। पहले पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी v1 है, उसको नीचे लेके आओ तो v2 हो जाएगा, वो उस तरफ जाएगा तो r2 बाय r1। तो v1 बाय v2 किसके बराबर होगा, r2 बाय r1 के। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। द फिगर शोज इलिप्टिकल ऑर्बिट, आपको दिखाई दे रहा होगा इलिप्टिकल ऑर्बिट है, एंड प्लेनेट इन अबाउट द सन एज द शेडेड एरिया एससीडी। एससीडी शेडेड एरिया की बात कर रहा है, यानी कि एरिया ऑफ एससीडी, शेडेड एरिया एससीडी। द शेडेड एरिया एससीडी इज ट्वाइस द शेडेड एरिया एसएबी, यानी कि 2 गुना है किसके, शेडेड एरिया एबी के। यानी कि जो आपको ये एरिया दिखाई दे रहा है, आपको जो ये एरिया दिखाई दे रहा है इससे डबल एरिया ये है, इससे डबल एरिया क्या है, ये है। T1 टाइम और T2 टाइम दे रखा है मूव फ्रॉम A टू B। देन A से B तक जाने के लिए, A से B तक जाने के लिए हमने दे रखा है T2 टाइम और उसके लिए क्या दे रखा है, T1 टाइम। दोनों के बीच रिलेशनशिप अब सभी को पता है कि एरियल वेलोसिटी इज कांस्टेंट दैट इज dA डिवाइडेड बाय dt इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये केपलर्स का सेकंड नियम है भाई, दूसरा लॉ है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, केपलर्स का दूसरा लॉ कहता है कि एरियल वेलोसिटी इज कांस्टेंट और दूसरी टर्म में इक्वल एरिया इक्वल इंटरवल में जो है शिफ्ट आउट करता है, जो अर्थ है वो ऐसा बोलता है। और उसी के अंदर आता है कि एरियल वेलोसिटी इज कांस्टेंट। तो एरिया यहां पे किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, टाइम के हो गया। तो जिसका टाइम एरिया 2 गुना उसका टाइम भी 2 गुना, तो T1 किसके बराबर हो गया, 2 टाइम्स ऑफ T2, दैट इज T1 इज 2 टाइम्स ऑफ T2। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। द पीरियड्स ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ प्लैनेट ए अराउंड द सन इज 8 टाइम्स, यानी कि जो टाइम पीरियड ए का है वो 8 टाइम्स ऑफ टाइम पीरियड ऑफ बी है, ऐसा बोल रहा है। द डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम द सन इज हाउ मेनी टाइम्स ग्रेटर देन दैट बी फ्रॉम द सन। अब उसने क्या पूछ लिया कि ए जो है प्लेनेट उसका टाइम पीरियड 8 गुना है बी के, तो उसकी डिस्टेंस कितने गुना होगी। तो उसके लिए आपको तीसरे नियम की बात करनी है, केपलर्स का थर्ड लॉ। और केपलर्स का थर्ड लॉ क्या कहता है कि जो टाइम पीरियड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के क्यूब के। और ये डिस्टेंस किसके बीच है, सन और उसके जिस ऑर्बिट में अर्थ घूम रही है। कौन सी ऑर्बिट में, देखिए मान लिया जाए ये सेंटर में सन बैठा है, ये दूरी आ रही है जो अर्थ घूम रही है इसके चारों ओर। याद रखना ये बात, इस कंसेप्ट पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ये दूरी है सन के बीच, दैट इज सन, यानी कि सन और इसके चारों ओर घूम रही किसके बीच, अर्थ के बीच है ये। जैसे कि सेंटर में पॉजिटिव चार्ज और उसके चारों ओर कौन घूमता है, इलेक्ट्रॉन। उसी तरह वो जो दूरी है उस दूरी की बात की जा रही है यहां पे। और याद रखना ये दूरी है, कई बार क्वेश्चन आता है उसमें दूरी दे देता पर ये दूरी नहीं होती और उसमें भी बच्चे ये कंसेप्ट लगा देते हैं जो कि गलत है। इस बात को आप बार बार याद रखना, आएंगे आगे क्वेश्चन तो वहां पर मैं बात भी करूंगा। तो टाइम पीरियड ऑफ ए डिवाइडेड बाय माई टाइम पीरियड ऑफ बी और इस पूरे के ऊपर स्क्वायर इज इक्वल टू आर ऑफ ए डिवाइडेड बाय में आर ऑफ बी, और इसकी पावर कितनी है, 3 है। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए 3 पावर इस तरफ जाएगी तो टाइम पीरियड ऑफ ए है 8 टाइम्स पीरियड ऑफ बी। टी ए की वैल्यू ये है, हमने वहां रख दी, और डिवाइडेड बाय कौन रहेगा, टाइम पीरियड ऑफ बी। अब यहां पे ऊपर क्या था 2, अगर ये 3 इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा 1/3, दैट इज आर ए डिवाइडेड बाय आर बी। इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। अब 8 का क्या कर लें हम, 2 की पावर 3 लिख सकते हैं 8 को।
इस 8 को 2 की पावर 3, देखो 8 को 2 की पावर गुणा में 2/3 इज इक्वल टू आर ए डिवाइडेड बाय में आर बी। इस 3 से 3 क्या हो गया? कैंसिल। तो 2 की पावर 2 हो जाएगा 4, तो उत्तर क्या बनेगा? 4 बनेगा। इस तरह से आपको सोल्व करते जाना है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। तो द डिस्टेंस ऑफ ए टू प्लेनेट फ्रॉम द सन आर 10⁻³ मीटर एंड 10⁻12 मीटर, यानी कि जो पहले की डिस्टेंस है, जो पहले की डिस्टेंस है उसको हम क्या कहते हैं? आर ए, दैट इज इक्वल टू 10⁻13। दूसरे की जो दूरी है उसको कह दिया आर बी, दैट इज 10⁻12 मीटर। और किसका रेशियो बताना है? टाइम पीरियड का। अभी वही तीसरा फार्मूला, टी ए डिवाइडेड बाई टी बी, तीसरा नियम इस तरह से। तो टाइम पीरियड ऑफ ए, टाइम पीरियड ऑफ ए क्या रहेगा? 10⁻13 डिवाइडेड बाई 10⁻12, और इसकी पावर क्या? 3/2। तो इससे कैंसिल आउट करोगे तो यहां कितना होगा? 10, और उसकी पावर 3/2। ठीक है। अब एक बात देखिए, 10 की पावर 3 पहले कर दिया, 10 की पावर 3 कितना होगा? 1000, और उसका रूट कर दिया। इस टर्म को कैसे लिखा जा सकता है? दैट इज 10√2। किसी बच्चे को पजल नहीं होना है। यहां पे केपलर्स का तीसरा नियम लगाया है, जिसमें मैंने अभी अभी बताया था कि टाइम पीरियड ऑफ ए डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड ऑफ बी डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड ऑफ बी इज इक्वल टू में डिस्टेंस ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ऑफ बी और होल पावर 3/2। ये केपलर्स का थर्ड लॉ है भाई, बार बार मैं आपको ये बात बता रहा हूं। केपलर्स का थर्ड लॉ मैंने यहां पे अप्लाई किया है, और उससे हमारे पास उत्तर आ गया 10√10 के बराबर। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि ए प्लेनेट इज मूविंग इन इलिप्टिकल ऑर्बिट अराउंड द सन, सन के चारों ओर इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमता है। आप बार बार ये नोटिस कर रहे होगे कि जितने भी क्वेश्चन यहां पे करवाए जा रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन जो नीट के प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, और जो टॉपिक आपके हैं उन्हीं टॉपिक्स पे। दूसरे टॉपिक्स पे मैं कोई क्वेश्चन नहीं करवा रहा, वही टॉपिक्स पे क्वेश्चन करवाऊंगा जो टॉपिक अब की बार आपके सिलेबस में है। तो केपलर्स के तीनों नियम आपके सिलेबस में थे, इसलिए मैंने टॉपिक करवा दिए। ठीक है। यहां पे टर्म दे दिया टी, वी, ई एंड एल। एक तो टी दे दिया, एक वी दे दिया, और एक ई दे दिया, और एक एल दे दिया। इस प्रकार टी को क्या बोल रहा है? ये दैट इज काइनेटिक एनर्जी। वी को क्या बोल रहा है? पोटेंशियल एनर्जी। और ई को कौन बोल रहा है? टोटल एनर्जी। और एल को क्या बोल रहा है? एंगुलर मोमेंटम। ये बोल रहा है। ठीक है। अगर हम इसके लिए स्टेटमेंट की बात करें तो कौन सी स्टेटमेंट सही होगी? सबसे पहले है टी इज कंजर्व्ड। अब मैं आपको फिर से बता दूं कि जो टोटल एनर्जी होती है दैट इज इक्वल टू काइनेटिक और प्लस में पोटेंशियल, समेशन होती है। अब ऐसा हो सकता है कि किसी टाइम काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो और पोटेंशियल एनर्जी कम हो। जब दोनों को सम करेंगे तो टोटल एनर्जी फिर से क्या बन जाएगी? कांस्टेंट। ऐसा भी हो सकता है कि काइनेटिक एनर्जी कम है और पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, फिर से दोनों को सम करोगे तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी? कांस्टेंट हो जाएगी। इसलिए हम हमेशा एक बात कहते हैं कि किसी भी सिस्टम की टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहती है। उसका रीजन ये है कि अगर काइनेटिक ज्यादा है, पोटेंशियल कम है, तो उसको बैलेंस किया जा सकता है। अगर वो दोनों की दोनों कंजर्व्ड हो गई, काइनेटिक भी कंजर्व्ड, पोटेंशियल भी कंजर्व्ड, तब ये टोटल एनर्जी कंजर्व्ड होती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये कंसेप्ट होता ही नहीं है। इसके कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है मैं वो आपको समझा दूं। ये मतलब होता है कि किसी टाइम अगर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी, तो दोनों का सम फिर से कांस्टेंट हो जाएगा। ऐसे कंजर्व्ड होता है। इसलिए इंडिपेंडेंटली टी कंजर्व्ड नहीं होता। दूसरा, V इज ऑलवेज पॉजिटिव। V को क्या बोला? पोटेंशियल। पोटेंशियल एनर्जी कभी भी पॉजिटिव नहीं होती। पॉजिटिव कौन होती है? काइनेटिक एनर्जी। क्यों होती है? देखिए, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है 1/2 m इंटू वी का स्क्वायर। अब मास कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि किसी भी बॉडी का या तो जीरो मास होगा या फिर मास होगा पॉजिटिव। पर वेलोसिटी नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, और पॉजिटिव भी हो सकती है। अगर वेलोसिटी नेगेटिव है, मान लिया जाए माइनस का 10 है, फिर से उसका स्क्वायर करोगे तो ये क्या हो जाएगा? प्लस का 100 हो जाएगा। इसलिए जो काइनेटिक एनर्जी है वो हमेशा पॉजिटिव होती है, पोटेंशियल एनर्जी तो नेगेटिव हो सकती है। ये भी नहीं होगा। ई इज ऑलवेज नेगेटिव। ई कौन है? टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी हमेशा नेगेटिव रहती है। यहां नेगेटिव का मतलब है कि देखो, दो मतलब होते हैं। अगर आपके सामने आ गया ई की वैल्यू नेगेटिव और या आपके सामने आ गया ई की वैल्यू पॉजिटिव। ई की वैल्यू पॉजिटिव कब आती है? जब किसी सिस्टम को इंफिनिटी पे पहुंचाना है, अपने ग्रेविटेशनल पुल से बाहर पहुंचाना है, तो उसकी एनर्जी आपको क्या लेनी होगी? पॉजिटिव। नहीं तो हमेशा
ई की वैल्यू क्या होनी चाहिए, नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब यह है कि वो सिस्टम से बाउंड है। जैसे कि पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन चारों ओर घूम रहे हैं, तो उसकी जब एनर्जी निकालते हो तो वहां भी एनर्जी आपकी कैसी आती है, नेगेटिव आती है। क्यों आती है, क्योंकि हम ये बताना चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन अभी बाउंड है। अगर हमें उसको पॉजिटिव एनर्जी दे दी तो वो उस सिस्टम से बाहर निकल के इंफिनिटी पे चला जाएगा। इसलिए ये उत्तर आपका बिल्कुल सही है, आगे जाने की जरूरत आपको है। क्वेश्चन नंबर 7, द लार्जेस्ट एंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन आर R1 एंड R2। मान लिया जाए आपके पास ये इलिप्टिकल ऑर्बिट है और इस इलिप्टिकल ऑर्बिट के अंदर आपको दो दूरियां दी हुई हैं। देखिए, इस इलिप्टिकल ऑर्बिट के अंदर आपको दो दूरियां दी हुई हैं। मान लिया जाए ये आपकी सेमी मेजर एक्सिस है और ये आपकी सेमी माइनर। यहां पे आपका सन प्रेजेंट है, एस जिसको बोल दिया, यहां पे सन प्रेजेंट है, ठीक है। अब इसने क्या कहा, द शॉर्टेस्ट, लार्जेस्ट एंड शॉर्टेस्ट। अब लार्जेस्ट दूरी किसको बोल रहा है, ये लार्जेस्ट बोल रहा है R1, यानी कि यहां से यहां तक की दूरी क्या है, R1 है। और ये शॉर्टेस्ट दूरी है, ये कितनी है, R2 है। अब इसने क्या कहा आगे, इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सन, इस सन से डिस्टेंस बतानी व्हेन इट इज परपेंडिकुलर टू द मेजर एक्सिस ऑफ ऑर्बिट, यानी कि इस तरह से बताना है कि ये इस मेजर एक्सिस के परपेंडिकुलर हो, यहां होगा परपेंडिकुलर या यहां होगा। तो मतलब जब अर्थ यहां पहुंच चुकी है, क्योंकि अगर यहां पे अर्थ होगी तो ये परपेंडिकुलर नहीं बना सन से परपेंडिकुलर तो यहां बनेगा। जब ये अर्थ यहां पे पहुंची है तो इस परपेंडिकुलर दूरी की वैल्यू बतानी है। और मैंने कहा था इसी परपेंडिकुलर को लेटस रेक्टम कहते हैं। जब फर्स्ट क्वेश्चन करवाया था तो आपको याद दिलाया था कि उसको हम क्या कहते हैं, लेटस रेक्टम कहते हैं। अगर ये लेटस रेक्टम है तो इसकी फार्मूला होता है 2/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस में 1/r2, ये फार्मूला होता है। अब हमें इसको जस्ट सिंप्लीफाई करना है, तो यहां पे R1 और R2 का लिया एलसीएम, ऊपर कौन हो जाएगा, R2 प्लस में R1 इज इक्वल टू 2/r। R निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 2R1R2, यहां पे लिख देता हूं 2R1R2 डिवाइडेड बाय में R1 प्लस R2 इज इक्वल टू कैपिटल R। और इसी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी, ये रही। तो क्या हो जाएगा, 2R1R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, ये उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, दो एस्ट्रोनॉट्स हैं, आर फ्लोटिंग इन ए ग्रेविटेशनल फ्री स्पेस। ग्रेविटेशनल फ्री स्पेस के अंदर क्या कर रहे हैं, वो जो है फ्लोट कर रहे हैं। आफ्टर हैविंग लॉस्ट कॉन्टैक्ट विद देयर स्पेसशिप द टू विल बी। अब आपके पास ये स्पेसशिप है जो इस तरफ जा रही थी। अब दो एस्ट्रोनॉट्स का क्या हुआ, इससे कॉन्टैक्ट जो है वो लॉस्ट हो गया। जैसे इन दोनों से इनका कॉन्टैक्ट लॉस्ट हो गया, देखिए जैसे इन दोनों से इनका कॉन्टैक्ट लॉस हो गया तो क्या हुआ ये बताना है। कॉन्टैक्ट लॉस के बाद क्या हुआ, तो क्या होगा देखिए। अब उसके अंदर आपको यह जानना है कि जैसे ही स्पेसशिप से ये लॉस्ट हो गए, अब स्पेसशिप तो यहां से चली गई, अब स्पेसशिप यहां से जाने के बाद यहां पे कौन बचे, दो बंदे बच गए। अब दो बंदे जो है ग्रेविटेशनल पुल से बाहर है। अब ग्रेविटेशनल पुल से बाहर है तो मतलब ग्रेविटी नहीं लग रही है। ग्रेविटी लगती तो इसको अर्थ की तरफ खींच लेते। मान लिया अर्थ से आप 10 किलोमीटर दूर जाके हवाई जहाज में से कूद गए हो, तो आपको क्या दिखाई देगा कि आप अर्थ की तरफ आ रहे हो। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आपको ग्रेविटेशनल पुल ने खींच लिया। पर ये क्या है, स्पेसशिप में ग्रेविटेशनल पुल से बाहर है, ग्रेविटेशनल फ्री स्पेस है। और ग्रेविटेशनल फ्री स्पेस है तो इस बॉडी का मास m और इस बॉडी का मास m, ये केवल दो बॉडीज हैं और इन दोनों बॉडीज के बीच क्या होगा, एक अट्रैक्शन होगा। और कौन सा अट्रैक्शन होगा, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन होगा इनके बीच, दैट इज ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। और कोई चीज इसके अंदर नहीं होगी। तो मूव टुवर्ड ईच अदर, मूव अवे फ्रॉम, अवे तो जाएंगे नहीं क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होता है। ग्रेविटेशनल फ्री स्पेस का मतलब ग्रेविटी नहीं लगेगी पर ग्रेविटेशनल फोर्स तो लगेगा, क्योंकि आपको प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि ग्रेविटेशनल फोर्स मीडियम के इंडिपेंडेंट होता है। चाहे आप उसको पानी में रखो, चाहे हवा में, चाहे वैक्यूम में, कहीं पे भी रखो, हमेशा वो वर्क करेगा। तो ये गलत हो गई, विल बी कम ना, ये भी गलत होगी। कीप फ्लोटिंग द सेम डिस्टेंस बिटवीन देम, ये भी गलत। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, मूव टुवर्ड्स ईच अदर, क्योंकि उनके बीच एक फोर्स है और उस फोर्स का नाम है ग्रेविटेशनल, जिसके कारण वो एक दूसरे की तरफ खींचे चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11, देखिए ध्यान से देखिए, मेंस 2000 प्रत्येक क्वेश्चन कहीं ना कहीं आया हुआ है, दैट इज मेंस 2012 के अंदर। क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग प्लॉट्स रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड ऑन ए पार्टिकल विद डिस्टेंस r ड्यू टू दिस स्फेरिकल सेल ऑफ रेडियस r।
आपको क्या कर रहा है, स्फेरिकल सेल की बात कर रहा है, यहां पे सेल की बात कर रहा है भाई, जिसकी रेडियस क्या है, आर है। ये स्फीयर की बात नहीं कर रहा, सेल की बात कर रहा है, याद रखें, ठीक है। ड्यू टू स्फेरिकल सेल ऑफ रेडियस आर, आर इज मेजर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल सेल। अब एक बात सोचिए, मैं आपको एक बात बताता हूं कि जो ग्रेविटेशनल फील्ड होता है, मैं अलग अलग बात बताऊं, जो ग्रेविटेशनल फील्ड जिसको ई से डिनोट किया जाता है, वो सेल के इनसाइड, ये सारी बातें किसके लिए लिख रहा हूं मैं, पहले सेल के लिए, याद रखने की बातें, यहां से प्रश्न जरूर आएगा। सेल के इनसाइड ग्रेविटेशनल फील्ड जो होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। सेल के इनसाइड ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू जीरो के बराबर होती है, पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जीरो नहीं होता, वो तो जीएम बाय आर के बराबर होता है, आपको भी पता है। पर इसके बाहर आउटसाइड, आउटसाइड इसका फार्मूला होता है जीएम बाय में आर का स्क्वायर। अब ये आर किसके बराबर है, आर के बराबर, किस केस में, बाहर। अगर मैं बाहर यहां पे पॉइंट मानूं तो ये दूरी कितनी हो गई है, टोटल आर हो गई। अब इसके लिए क्या फार्मूला हो जाएगा, जीएम बाय में आर का स्क्वायर, दैट इज ग्रेविटेशनल फील्ड, मतलब E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर का स्क्वायर, ठीक है। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ कैसा होता है, सभी को पता है, इस तरह से होता है। पर अंदर तो सेल के ग्रेविटेशनल फील्ड क्या, जीरो है, तो इसके अंदर ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो दिखाई नहीं रखा, इसलिए ये तो हो ही नहीं सकता। देखो इसके अंदर जीरो है, बाहर कैसा है, बाहर कैसा है, इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ है, जिसको हाइपरबोलिक कहते हैं, इसलिए ये ग्राफ इसका करेक्ट हो गया। यहां पे मैं आपको बताना चाहता हूं कि इनसाइड सेल के ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो होता है, और उससे बाहर का फार्मूला सरफेस के लिए ये हो गया, और उसके बाहर का फार्मूला हो गया जीएम बाय आर स्क्वायर। तो जीएम ई जो है ग्रेविटेशनल फील्ड आर स्क्वायर के इनवर्सली में वेरी करेगा इस तरह से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, द टू स्फीयर ऑफ मास m एंड m, दो स्फीयर दे रखे हैं, एक का मास m है और दूसरे का m है, यानी कि एक स्फीयर ये है जिसका मास m है, और दूसरा स्फीयर है जिसका मास है कैपिटल M, इस तरह से दे रखे हैं। इन एयर एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन दैम इज F। अब ये सारा सिस्टम एयर में है और इनके बीच ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, F के बराबर है एयर के अंदर, ठीक है। द स्पेस अराउंड द मास इन द नाउ फिल्ड विद ए लिक्विड ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 3। अब इन्हीं दोनों के बीच का जो स्पेस है, इन्हीं दोनों के बीच का जो स्पेस है, इसको हमने फील्ड कर दिया किसी मटेरियल से जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी दे रखी है, 3। यहां से ऐसे फील्ड कर दिया इसको। फील्ड करने के बाद कह रहा है कि फोर्स की वैल्यू क्या होगी। अभी 2 मिनट पहले मैंने एक बात बोली थी कि ग्रेविटेशनल फोर्स मीडियम के इंडिपेंडेंट होता है, वो हमेशा उतना ही होता है जितना एयर में है, चाहे आप इसको एयर में रखो, चाहे पानी में रखो, चाहे किसी तीसरे मटेरियल में रखो, उसके वैल्यू के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा मीडियम के इंडिपेंडेंट होता है। यहां पे कुछ नहीं करना था आपको, जस्ट ये उत्तर मार्क करना था, बस आपको एक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए ग्रेविटेशनल फोर्स की, और वो ये प्रॉपर्टी है कि ये मीडियम के इंडिपेंडेंट होता है, हमेशा अट्रैक्टिव नेचर का होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा होता है, मीडियम इंडिपेंडेंट, मीडियम इंडिपेंडेंट हमेशा किस नेचर का होता है, अट्रैक्टिव नेचर का होता है, ठीक है। इसके बाद ये कैसा फोर्स है, सेंट्रल फोर्स है, कैसा है, कंजर्वेटिव है, सेंट्रल, और साथ साथ कौन सा फोर्स है, कंजर्वेटिव है। तो ये सारी मेन प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए। रेंज कितनी होती है, इंफिनिटी होती है, इसकी रेंज जो होती है। एक्सचेंज पार्टिकल कौन है, ग्रेविटोन, ग्रेविटोन इसका क्या है, एक्सचेंज पार्टिकल है। तो ये सारी प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए, मीडियम इंडिपेंडेंट, अट्रैक्टिव नेचर का, सेंट्रल फोर्स कंजर्वेटिव है, इंफिनिटी है, ग्रेविटेशनल है, ग्रेविटोन इसका एक्सचेंज पार्टिकल है, और इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करता है भाई, इनवर्स स्क्वायर लॉ उसको भी क्या करता है, ओबे करता है। तो ये सारी प्रॉपर्टी आपको ग्रेविटेशनल फोर्स की पता होनी चाहिए, उसके बाद ही आप इसके ऊपर काम कर पाओगे, क्योंकि जब तक आपको ग्रेविटेशनल फोर्स की प्रॉपर्टी नहीं पता होगी तो आप ये क्वेश्चन नहीं कर सकते। और आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है ना, बिल्कुल बड़ा नहीं था, बस जस्ट आपको प्रॉपर्टी का पता हो तो बिल्कुल 2 सेकंड नहीं 1 सेकंड का काम था। स्टेटमेंट को पूरा भी पढ़ने की जरूरत नहीं थी आपको, उसी टाइम इसके आप उत्तर दे सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत स्पीड से ये जो है चैप्टर सोल्व हो रहा है, और पेइंग चैप्टर है, ये आपको नंबर प्रोवाइड करेगा अगर आप इसको फोड़ोगे तो, अच्छी तरह से अगर आप इसको करोगे तो आप फोड़ डालोगे, ये बात है। अब की बार है ग्रेविटेशनल फोर्स इज ए रिक्वायर्ड फॉर। ग्रेविटेशनल फोर्स किसके लिए रिक्वायर्ड होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट पर्सन है ये। पर्सन तो यूनिट नंबर 7 का है, जहां थर्मल प्रॉपर्टी और मैटर की पढ़ेंगे, जिसमें 3 मेथड होते हैं, एक होता है कंडक्शन का, और एक होता है कन्वेक्शन का, और तीसरा जो होता है रेडिएशन का।
ये 3 मेथड होते हैं। इन 3 मेथड की बात हो रही है थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मेथड में, ठीक है। कंडक्शन एक ऐसा मेथड होता है, कंडक्शन एक ऐसा मेथड होता है जिसमें मीडियम के जो पार्टिकल्स होते हैं वो मूव नहीं करते। मान लिया जाए आपके पास एक रोड है, ये रोड है, किसकी है? आयरन की, लोहे की। Fe को क्या कहते हैं? आयरन कहते हैं। लोहे की एक रोड है। अब जब इस लोहे की इस रोड के एक कोने को, इस एंड को क्या कर दो आप? गर्म कर दो। मतलब आप इसको गर्म करना शुरू करो। जैसे ही आप इसको गर्म करना शुरू करोगे, आप ये पाओगे कि कुछ समय के बाद ये दूसरा एंड जो है इसका वो भी गर्म हो चुका है। जैसे कि जब आप घर में चाय बनाते हो और चाय का जो पतीला आपका होता है वो कुछ समय के बाद हर तरफ से गर्म हो जाता है। हालांकि उसके ऊपर जो फ्लेम लग रही है वो तो उसके बेस पे लग रही है, तो उसके ऊपर वाले हिस्से को कैसे गर्म हुआ? बेस ही गर्म होना चाहिए। वो इसलिए गर्म हुआ क्योंकि हीट कंडक्ट कर गई है। और हीट कंडक्ट कैसे की है? जैसे कि क्लास में 20 बच्चे बैठे हुए, ठीक है, ये इस बच्चों का पहला बेंच है और ये आखिरी बेंच है, बीच में ऐसे बेंचेस हैं, ठीक है। तो 2 मेथड है। मैं इसको एक बॉल देना चाहता हूं तो मैं इसको ये बॉल दे दी और मैंने कहा कि इस बच्चे तक पहुंचानी है। ये क्या कर सकता है? ये उठ के जाएगा और इस बच्चे को दे आएगा। एक तो मेथड ये है। दूसरा क्या है? ये बॉल इसको दे देगा, ये इसको दे देगा, ये इसको दे देगा, ये इसको दे देगा, ये इसको दे देगा और ये इसको दे देगा। इसमें तो इसने अपनी कोई मूवमेंट नहीं की। ये सारे मीडियम है, इसको आप मीडियम मान लो स्टूडेंट की जगह, मीडियम। अब क्या मान लो इसको? मीडियम। अब पहले पार्टिकल ने हीट दूसरे को दी, दूसरे ने तीसरे को, तीसरे ने चौथे को, चौथे ने पांचवें को, पांचवें ने छठे को। इस प्रकार हीट किसके पास चलेगी? लास्ट पार्टिकल के पास चलेगी। पर मीडियम के पार्टिकल की कोई मोशन नहीं हुई। ऐसे मेथड को कौन सा मेथड कहते हैं? कंडक्शन मेथड कहते हैं। जो अपने स्थान पर बैठे हुए हैं उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा, ऐसे मेथड को कंडक्शन का मेथड कहते हैं। दूसरा होता है ये पहला पार्टिकल उठ के जाएगा और लास्ट वाले को दे देगा, इस मेथड को कन्वेक्शन का मेथड कहते हैं। जैसे कि जितने भी लिक्विड आपके जो गर्म होते हैं, जितने भी जो लिक्विड आपके गर्म होते हैं वो किस मेथड से होते हैं? कन्वेक्शन, एक्सेप्ट मरकरी, मरकरी को छोड़ के। मरकरी एक ऐसा है जो कंडक्शन के मेथड को फॉलो करता है लिक्विड होते हुए भी। मैं आपको क्या बता रहा हूं कि जितने भी लिक्विड हैं सारे कन्वेक्शन के मेथड को फॉलो करते हैं, एक्सेप्ट मरकरी। मरकरी लिक्विड होते हुए भी किसको ओबे करता है? कंडक्शन को। जितने भी सॉलिड होते हैं वो सारे कौन से मेथड को ओबे करते हैं? कंडक्शन को, एक्सेप्ट मरकरी, क्योंकि मरकरी लिक्विड होते हुए भी कौन सा मेथड लेता है? कंडक्शन का मेथड लेता है, ठीक है। अब यहां पे पार्टिकल जा रहे हैं, जब पार्टिकल की मोशन हो रही है तो इसका मतलब ग्रेविटी उसके ऊपर लग सकती है, इसलिए कन्वेक्शन का एक मेथड ऐसा होता है जहां ग्रेविटी लगती है, नहीं तो कहीं पे ग्रेविटी इन तीनों मेथड में नहीं लगती। रेडिएशन सबसे फास्ट गति का मेथड होता है जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। जो सन से आपके एनर्जी आती है वो रेडिएशन के मेथड से आती है, सबसे फास्ट मेथड होता है इन सभी के अंदर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन वहां से उठाया गया है और ग्रेविटेशन में इसलिए डाल दिया क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स की बातें हो रही है। क्वेश्चन नंबर 14, आपको ऐसे जो है फोड़ना सिखाऊंगा क्वेश्चन, सारी कंसेप्ट आपको एक साथ आपके माइंड में जो है एंटर करवा दूंगा, कंप्लीट चैप्टर। बस आप बने रहिए तो आपका काम चलेगा। और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए, ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर कीजिए ताकि कुछ बच्चे जो लाखों रुपए पे नहीं कर सकते हैं तो वो जो है इन चीजों का फायदा उठा सकते हैं। इसके बाद में कंप्लीट कोर्स भी एक एक चैप्टर का, एक एक टॉपिक वाइज भी हम स्टार्ट करेंगे। सीबीएसई बोर्ड का, नीट का, आईआईटी का, सब स्टार्ट करेंगे। ए बॉडी ऑफ वेट 72 न्यूटन, बॉडी का वेट है 72 न्यूटन, ठीक है। मूव्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ टू हाइट हाफ ऑफ द रेडियस, यानी कि सरफेस ऑफ अर्थ की बात कर रहे हैं, जब अर्थ के सरफेस की बात कर रहे हैं तो इसका वेट कितना है? 72 न्यूटन। अगर मैं उसको ऊपर उठा के कितना ले जाऊं? रेडियस का आधा, जो अर्थ की रेडियस है उसके आधे। मान लीजिए ये अर्थ है, इस अर्थ से इतनी हाइट पे ले आया और उस हाइट की वैल्यू कितनी है? r/2 है, इस हाइट पे ले आया, ठीक है। द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड ऑन द विल बी, अब क्या वैल्यू होगी? अगर सरफेस पे 72 न्यूटन है, अब क्या होगी? अब इसका फार्मूला मैंने आपको बताऊं तो g डैश इज इक्वल टू g इंटू 1 माइनस 2h डिवाइडेड बाय में r, ये हो गया हाइट का, जिसको क्या कहते हैं? एल्टीट्यूड का। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का इफेक्ट देखना था मैं हाइट के साथ और डेप्थ के साथ। अब ये उसके न्यूमेरिकल हैं, जी के वेरिएशन के। रोटेशन का इफेक्ट आपके सिलेबस में नहीं है, ये इफेक्ट आपके हैं। तो जी डैश इज इक्वल टू जी 1 माइनस 2h बाय आर, ये जो है अप्रोक्सीमेट फार्मूला है और ये कब लागू होता है? जब 5% से ज्यादा का चेंज ना हो, 5% से कम का चेंज होना चाहिए। इसका एग्जैक्ट फार्मूला क्या होता है? दैट इज जी डैश इज इक्वल टू जी डिवाइडेड बाय में 1 प्लस h डिवाइडेड बाय r और इसका स्क्वायर, इसका एग्जैक्ट फार्मूला है। इसको ऊपर लेके गए और फिर इसके ऊपर बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा के हमने ये फार्मूला बनाया है और कुछ नहीं किया। अब देखो कितनी हाइट पे ले गया? r/2, तो यहां पे रखो दैट इज g डिवाइडेड बाय में 1 प्लस h, कितना हो गया? r/2
डिवाइडेड बाय आर, और इसका क्या कर दिया स्क्वायर, कैंसिल आउट, 1/2 + 1 3/2, और 3/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9/4, तो इसको लिखा जा सकता है 4g डिवाइडेड बाय 9, ऐसा हो गया। तो मतलब हमारे पास जो g डैश की वैल्यू आई है, अगर मैं इसको m से मल्टीप्लाई कर दूं तो mg डैश हो जाएगा ये, और उस तरफ क्या कर दिया 4mg डिवाइडेड बाय 9, 4mg डिवाइडेड बाय 9, mg की वैल्यू कितनी दे रहा 72 न्यूटन, जब ये सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर था तो mg की वैल्यू क्या थी 72 न्यूटन थी, और जब ये ऊपर पहुंच गया तो mg डैश हो गया, उसकी वैल्यू निकालनी है, तो 4/9 गुणा में 72, तो ये कितना हो जाएगा 9 × 8 = 72, 8 × 4 = 32 न्यूटन, तो उत्तर क्या आ जाएगा 32 न्यूटन उत्तर आ जाएगा इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 का क्वेश्चन, 15 का क्वेश्चन देखेंगे, द टू पार्टिकल्स इक्वल मास m गो अराउंड ए सर्कुलर ऑफ रेडियस, दो इक्वल मास है, इसे सर्कल में जा रहे हैं, पहला मास ये रहा, दूसरा मास ये रहा, इसका मास m है, इसका मास m है, इन दोनों का ये सेंटर हो गया, ये रेडियस r और ये रेडियस भी क्या हो गई r के बराबर हो गई, ठीक है। अंडर एक्शन ऑफ देयर म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन द स्पीड ऑफ ईच पार्टिकल, बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, याद रखें। अभी 2 पार्टिकल चलाएं, अगला 3 भी चला सकता है, अगला 4 भी चला सकता है, सबके लिए एक ही फार्मूला समझा रहा हूं यहां पे। अब क्या कह रहा है, दोनों पार्टिकल है जिनका मास क्या है m और m है, वो सर्कल में घूम रहे हैं ड्यू टू देयर म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। अब एक बात सोचिए कि जब दो पार्टिकल जिनका मास m है तो यहां पे कौन सा फोर्स आ सकता है, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, और जिसकी वैल्यू हो जाएगी g इंटू m डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। अब याद रखना, कई बच्चे यहां r लिख देते हैं, r नहीं होगा बच्चा पार्टी, यहां पे r दूरी ये है और r दूरी ये है, तो टोटल दूरी कितनी होगी 2r का स्क्वायर, ये हो गया, ठीक है। अगर इस ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन के कारण ये दोनों के दोनों सर्कल में घूम रहे हैं, तो इसका मतलब यहां पे एक फोर्स लगा होगा जिसको क्या कहते हैं हम, सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि कोई भी पार्टिकल विदाउट सेंट्रीपिटल सर्कल में नहीं घूम सकता, इसलिए ये किसके बराबर होगा mv² डिवाइडेड बाय में r। अब दोनों का मास सेम है तो यहां रेडियस को हमने क्या रख लिया r, अगर दोनों का मास अलग अलग होता तो हम एक बार लेते m1 v²/r, एक बार लेते m2 v²/r, तो दोनों की वेलोसिटी अलग होती तो m1 v1²/r, m2 v2²/r ऐसे। अब एक मास से m कैंसिल हो गया, यहां पे कितना होगा, दैट इज g इंटू m डिवाइडेड बाय में 4r² इज इक्वल टू में v² डिवाइडेड बाय में r, एक से ये कैंसिल तो हो जाएगा g इंटू m डिवाइडेड बाय में r अंडर द रूट, और 1/2 क्या आ गया बाहर आ गया, ठीक है, तो 1/2 gm/r ये बन गया। अब यहां पे इसकी जगह कितने पार्टिकल होते, देखिए अगर हम, थोड़ी सी टेक्निकल एरर है भाई, तो अब हम क्या करेंगे, 3 पार्टिकल अगर होते, अगर 3 पार्टिकल होते तो क्या होता, यही सर्कल होता, एक पार्टिकल यहां होता, एक पार्टिकल यहां होता, एक यहां होता, इस प्रकार से क्या बनती, एक ट्रायंगल बनती, ये इसका सेंटर होता, इस सेंटर से रेडियस क्या हो जाती r के बराबर। अब इन तीनों का हमें रिजल्टेंट फोर्स निकालना पड़ेगा, रिजल्टेंट फोर्स कैसे, मास m मास m मास m, यहां इन दोनों के बीच एक फोर्स होगा, यहां इन दोनों के बीच एक फोर्स होगा, अब रिजल्टेंट फोर्स हो जाएगा ये। और आप जब आप बात करते हो किसके, इक्विलेटरल ट्रायंगल की, तो एंगल कितने डिग्री का बनता है 60 डिग्री का, ऐसे। तो एक पार्टिकल, तीनों में से कोई एक पार्टिकल उठा के और उसके ऊपर क्या निकाल दो, रिजल्टेंट फोर्स निकाल दो। तीनों में से कोई एक पार्टिकल उठाओ, चाहे आप ये उठा लो चाहे आप ये उठा लो, रिजल्टेंट फोर्स निकालो, तो यहां पे क्या हो जाएगा, दैट इज f² प्लस में 2f इंटू f कोस 60 डिग्री हो गया। अब ये जो आएगा इसको किसके बराबर कर दो, दैट इज mv²/r के बराबर, इस प्रकार। अगर यही पे 4 पार्टिकल होते तो कुछ इस तरह से ये इसका सीन होता, m m m और m, फिर से एक पॉइंट उठाओ, इनका बीच एक फोर्स, एक इनके बीच फोर्स और एक इनके बीच फोर्स, ठीक है, तो इसको क्या कहा F1, इसको क्या कहा F2 और इसको क्या कहा F3, तो क्या हो जाता F1 प्लस F2 और प्लस F3, ये तीनों का वेक्टर सम हो जाएगा इस तरफ, और फिर इन तीनों के वेक्टर सम को mv²/r के बराबर कर दो। ऐसे ही इस ट्रेजरी से क्वेश्चन होंगे, चाहे 2 पार्टिकल घुमाए, चाहे 3 घुमाए, चाहे 4 घुमाए, इनका सबका सोल्व करने का तरीका एक ही है, दो अलग अलग तरीके नहीं है। अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है,
क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, द अर्थ मास, अर्थ का मास कितना दे रखा है इन्होंने, m इज इक्वल टू 6 गुणा 10⁻24 किलोग्राम, ये अर्थ का मास है। ठीक है, इतना मास इन्होंने अर्थ का प्रोवाइड कर रखा है। रिवॉल्व्स अराउंड द सन विद एन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ, कितनी एंगुलर वेलोसिटी, दैट इज 2 इंटू 10⁻⁻7 रेडियन पर सेकेंड, इतनी एंगुलर वेलोसिटी के साथ वो क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है इन ए सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस, और उस ऑर्बिट की रेडियस दे रखी है दैट इज 1.5 इंटू 10⁸ किलोमीटर, देखो किलोमीटर है, और किलोमीटर को मीटर में बदलोगे तो किससे मल्टीप्लाई और कर दो, 10⁻³ से, तो किस में आ जाएगा, मीटर में आ जाएगा। ठीक है, द फोर्स एक्सर्टेड बाय सन ऑन अर्थ, सन ऑन अर्थ के ऊपर कौन सा फोर्स होगा, ग्रेविटेशनल, जो किसके द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा, दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स के द्वारा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जब एक सर्कुलर पाथ में अगर कोई बॉडी रोटेट कर रही है तो सन है यहां पे और अर्थ है यहां पे, तो इन दोनों के बीच इसका भी कोई मास है, इसका भी कोई मास है, ये मास ऑफ अर्थ है, ये मास ऑफ सन है, तो इन दोनों के बीच एक फोर्स आएगा दैट इज gm, मास ऑफ सन मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय में उनकी रेडियस का स्क्वायर, तो ये फोर्स आ गया। अब इस फोर्स को जब लगाएंगे, इस वैल्यू को लगाएंगे, तो यहां पे अर्थ का मास तो है, सन का मास तो दे ही नहीं रखा, तो वो आपको ये बताना चाहते हैं कि ये फोर्स जो यहां से आया है ये सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण आया भाई, इसके कारण ही तो ये आया है। यही जब सर्कल में घूमेगा तो यही फोर्स किसके बराबर होगा, सेंट्रीपिटल, तो यहां से वैल्यू यहां रख दो, मास ऑफ अर्थ दैट इज 6 इंटू 10⁻24, रेडियस आपको दे रखी है, ओमेगा आपको दे रखा है, सोल्व करके उत्तर निकालो, आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, सॉल्यूशन आप खुद कर सकते हो, इसमें टाइम वेस्ट जाएगा, लंबा लेक्चर बनेगा, उससे आपका टाइम वेस्ट मैं नहीं करना चाहता हूं। ठीक है, इफ द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट वर प्रोपोर्शनल टू 1/r, यानी कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कितना होता, 1/r होता, न कि जैसे अब हम पढ़ते हैं वो होता है 1/r के स्क्वायर के, ऐसा पढ़ते हैं, पर वो कहता है ऐसा ना होकर के 1/r होता, वेयर r इज द डिस्टेंस बिटवीन देम, r उन दोनों के बीच की क्या डिस्टेंस है, देन ए पार्टिकल इन सर्कुलर पाथ अंडर ए सच फोर्स वुड हैव इट्स ऑर्बिटल स्पीड v प्रोपोर्शनल टू, किसके होगा, अब ऑर्बिटल स्पीड के बारे में पूछ रहा है। कहने का मतलब जब हमें पता है कि जब फोर्स की वैल्यू क्या होती है, gm इंटू m डिवाइडेड बाय में r का स्क्वायर, ये तो ये किसके द्वारा प्रोवाइड किया गया, दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स के द्वारा, तभी तो वो ऑर्बिट में घूमेगा। कोई भी चीज सर्कुलर पाथ में किसके कारण घूमती है, सेंट्रीपिटल फोर्स, तो इस ग्रेविटेशनल फोर्स ने सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड किया। इससे पहले वाला प्रश्न भी यही था कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल, तो देखिए एक r से एक r कम, एक m से m कैंसिल, तो वेलोसिटी कितनी आ गई, दैट इज gm डिवाइडेड बाय में r। ये सिचुएशन कब थी, जब ये काम था। अब कहता है कि काम ये है, अब बताओ क्या होगा, तो अब हम क्या कहेंगे, तो gm इंटू m डिवाइडेड बाय में r, फार्मूला ये बन गया। अब आर स्क्वायर नहीं है, आर है, तो ये किसके बराबर होगा, दैट इज mv स्क्वायर बाय आर। एक आर से आर कैंसिल, आर बचा ही नहीं, तो आर के इंडिपेंडेंट, ये रहा, आर के क्या होगा, इंडिपेंडेंट हो गया। 1994 और 1989 में क्वेश्चन ये पूछा गया था। इस तरह से आपको सोल्व करना है, जो अगला कह रहा है बस वही काम कर दो। आपको अपनी तरफ से कुछ ज्यादा ऐड करने की या कहने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18, इफ द मास ऑफ द सन वर 10 टाइम्स स्मॉलर एंड, देखिए मास ऑफ सन कितना हो जाए, 10 टाइम्स स्मॉलर हो जाए, 10 टाइम्स स्मॉलर हो जाए, एंड द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट वर 10 टाइम्स लार्जर, और जी की वैल्यू क्या हो जाए, 10 टाइम्स लार्जर हो जाए, बड़ी हो जाए, ऊपर वाला एरो मतलब बड़ी, तो विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब एक बात सोचिए, अगर आप जी की वैल्यू की बात करते हो तो ये होता है gm बाय में r का स्क्वायर, ये होता है। अगर m की वैल्यू कम हो गई और g की वैल्यू हो गई ज्यादा, ठीक है, यही तो कह रहा, मास ऑफ सन वर 10 टाइम्स स्मॉलर एंड द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट वर 10 टाइम्स लार्जर इन द मैग्नीट्यूड, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट करेक्ट, कौन सी करेक्ट नहीं है। रेन ड्रॉप विल जो है फॉल फास्टर, रेन ड्रॉप क्या होंगी, जो है फास्ट गति से जो है फॉल होना शुरू हो जाएंगी। अब एक बात सोचिए, जो की बात हम कर रहे हैं मास ऑफ सन, पर ये तो क्या है, g इज इक्वल टू gm बाय r स्क्वायर, ये क्या है, मास ऑफ अर्थ है। अब मास ऑफ अर्थ पे कोई फर्क नहीं पड़ा, मास ऑफ सन पे पड़ा, पर g की वैल्यू को चेंज कर दिया, 10 गुना बढ़ा दिया। अगर g की वैल्यू 10 गुना बढ़ रही है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू भी कितनी बढ़ेगी, 10 गुना बढ़ेगी। अगर दोनों 10 गुना बढ़ती हैं
तो इसका मतलब ग्रेविटी ज्यादा ग्रेविटी के साथ नीचे की तरफ खींचेगी। अब है 9.8, 10 गुना बढ़ गई तो कितनी हो जाएगी 98, बहुत ज्यादा। तो रेन ड्रॉप फास्ट गति से नीचे आएंगे, बिल्कुल सही है। वॉकिंग ऑन द ग्राउंड वुड बी बिकम मोर डिफिकल्ट, बिल्कुल, क्योंकि जब हम चलेंगे तो हमें ग्रेविटी इतने फोर्स से नीचे खींच लेगी कि हमारे पांव ही नहीं उठेंगे, इसलिए वो भी सही है। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑन अर्थ वुड डिक्रीज, क्यों? क्योंकि टाइम पीरियड का फार्मूला क्या होता है 2 पाई अंडर द रूट एल बाय में जी। अगर आपकी जी की वैल्यू बढ़ गई तो टाइम पीरियड की वैल्यू तो घटेगी, क्योंकि इनवर्सली है, बिल्कुल सही है। जी ऑन द अर्थ विल नॉट चेंज, गलत बात है, चेंज होगा अर्थ पे, क्योंकि जी की वैल्यू चेंज हो रही है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू भी क्या करेगी, चेंज करेगी। तो ऑप्शन नंबर ये इसका सही हो, क्योंकि इसने इनकरेक्ट पूछा है, नोट करेक्ट, याद रखना ये तीनों तो सही है, इसका उत्तर ये आएगा डी वाला। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, स्फेरिकल प्लेनेट हैज मास m, कोई आपके पास स्फेरिकल प्लेनेट है जिसका मास है m एंड डायमीटर dp, इसके डायमीटर की वैल्यू बोल रहा है dp, ठीक है। ए पार्टिकल ऑफ मास m फॉलिंग फ्रीली नियर द सरफेस ऑफ दिस प्लेनेट, कहीं यहीं से गिर रहा है, नियर सरफेस की बात कर रहा है, जिसकी बात हमने क्या कर दी m मास है, एंड विल एक्सपीरियंस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इक्वल टू, अब देखिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फार्मूला होता है gm डिवाइडेड बाय में r का स्क्वायर। उस पार्टिकल के मास के ऊपर ही एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिपेंड नहीं करती। बहुत बार ये प्रश्न भी पूछ लिया गया है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किस किस के ऊपर डिपेंड करती है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिपेंड करती है मास ऑफ दैट प्लेनेट, अर्थ है तो अर्थ, सन है तो सन, उसके ऊपर, और रेडियस ऑफ दैट प्लेनेट, ना तो जिस पार्टिकल के ऊपर ग्रेविटी लग रही है, जैसे कि इस स्मॉल एम पार्टिकल के ऊपर ग्रेविटी लग रही है, तो ना तो इसके मास पे डिपेंड कर रही, ना उसकी रेडियस पे, ये सारा काम क्या है जिस प्लेनेट की हम बात कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है, याद रखना, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, दैट इज जी इंटू में एम। अब इस रेडियस को कैसा लिखा जा सकता है, रेडियस इज इक्वल टू 2 टाइम्स कर दिया जाए तो क्या बनेगा, डायमीटर बन जाएगा। इसलिए अगर रेडियस निकालनी है तो मैं क्या लिख सकता हूं, डायमीटर डिवाइडेड बाय में 2, तो इसकी जगह क्या रख दिया, डायमीटर डिवाइडेड बाय में 2 का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर 4 ऊपर जाएगा तो 4 इंटू जी इंटू एम डिवाइडेड बाय डी का स्क्वायर। बस ये पूछना चाहता है आपसे, आपसे रेडियस की जगह डायमीटर मैथमेटिकल टर्म पूछना चाहता है और कुछ नहीं है उसका मकसद पूछने का। तो 4gm ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, केवल ये आएगा, ये तो फोर्स बना दिया ना इन्होंने, हमें तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बनानी। तो यहां से आपको दो ही बातें पूछे कि आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला पता है, जीएम बाय आर स्क्वायर होता है, उससे आप डायमीटर में कन्वर्ट कर दीजिए, और कुछ नहीं पूछा आपसे। 20 क्वेश्चन नंबर 20, इमेजिन ए न्यू प्लेनेट, आप सोचिए एक नया प्लेनेट है, हैविंग द सेम डेंसिटी एज दैट ऑफ अर्थ, उसकी जो डेंसिटी है वो सेम है अर्थ की डेंसिटी के, बिल्कुल सेम है, एग्जैक्ट, ठीक है, एंड इट्स साइज 3 टाइम्स बिगर देन अर्थ, पर रेडियस जो है प्लेनेट की वो कितनी बड़ी है, 3 गुना रेडियस ऑफ अर्थ, ये कह रहे हैं उससे 3 गुना हो गया। इफ देयर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ जी, दैट इज अर्थ के सरफेस पे जी है, तो और उसके सरफेस पे प्लेनेट के सरफेस पे कितनी है, जी डैश है, तो दोनों के बीच रिलेशनशिप बनाइए। अब जी डैश की वैल्यू का फार्मूला जी एम बाय आर स्क्वायर, ठीक है, बट यहां पे मास नहीं दे रखा, डेंसिटी दे रखी है, तो इसलिए आपसे वो यहां पे भी खेल गया, क्योंकि आपको क्या वो पूछना चाहता है कि आपको पता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय में वॉल्यूम, ये होता फार्मूला। अगर यहां से मास निकालोगे तो डेंसिटी गुणा में वॉल्यूम, वॉल्यूम की वैल्यू क्या रखोगे 4/3 पाई आर की 3, ठीक है। आप कहोगे सर आप कैसे इस बात का आइडिया ले रहे हो कि मास को इसमें चेंज किया, तो मैं आपको बात बता देता हूं, इन्होंने एक वर्ड का यूज कर लिया कि द सेम डेंसिटी, इसलिए हमने उसको किस में चेंज किया है, इस फॉर्म में चेंज किया है। अगर वो सेम मास कह देता तो हम यहीं पे रखते, इसी फॉर्म में रखते, ज्यादा फर्दर इसमें चेंज नहीं करते। तो ये जो वर्ड होते हैं इनके साथ आपके साथ वो खेलेगा, आपको याद रखना है। मैं आपको बार बार यही बता रहा हूं कि कौन से वर्ड में आपके साथ वो स्कैम कर सकता है। यहां पे उसने स्कैम किया है सेम डेंसिटी बोल के, अगर वो बोल देता सेम मास तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, इसी फार्मूले में रेडियस को चेंज करके उत्तर दे दो, पर उसने क्या कहा, सेम मास कहा है, इसलिए। अब जी की वैल्यू तो जी, अब एम की वैल्यू ये रखेंगे यहां पे डी इंटू 4 डिवाइडेड बाय 3 पाई आर की 3, और डिवाइडेड बाय कौन हो जाएगा, आर स्क्वायर, तो यहां आर स्क्वायर, इससे कैंसिल आउट, तो जी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया, आर के, तो जी डैश डिवाइडेड बाय जी इज इक्वल टू में आर डैश डिवाइडेड बाय आर, ठीक है। आर डैश की वैल्यू क्या है, 3 गुना है, तो ये हो जाएगा 3 गुना ऑफ आर डिवाइडेड बाय आर, कैंसिल, तो जी डैश हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ जी, इस प्रकार 3 टाइम्स ऑफ जी,
ये उत्तर। बट बच्चे क्या करते हैं, मास को मास रख के आर का क्या कर देते हैं स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, तो कहते हैं कि 9 गुना हो गया, 9 गुना वाला उत्तर दे देते, जो कि गलत है। आपको इस तरह से चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि अगले ने एक पॉइंट दे दिया, ऊपर सेम डेंसिटी नाम का वर्ड आपको प्रोवाइड कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 21, द डेंसिटी ऑफ ए न्यूली डिस्कवर्ड प्लैनेट इज ट्वाइस दैट ऑफ, अब की बार फिर से देखो, न्यूली डिस्कवर्ड प्लैनेट की डेंसिटी 2 गुना है डेंसिटी ऑफ अर्थ के, ऐसा अगले ने बोल दिया। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एज दैट सरफेस ऑफ अर्थ, यानी कि जी डैश की वैल्यू किसके बराबर है, जी, जो प्लैनेट के ऊपर जी है वही किसके ऊपर जी है, अर्थ के ऊपर है, इज इक्वल टू दैट ऑफ सरफेस ऑफ अर्थ इफ रेडियस ऑफ अर्थ इज आर, रेडियस ऑफ अर्थ इज आर, और हमें किसकी रेडियस पूछ ली, उस प्लेनेट की रेडियस के बारे में पूछ लिया। अभी अभी फार्मूला बनाया था, दैट इज जी इज इक्वल टू जी डिवाइडेड बाय में आर का स्क्वायर, मास की जगह क्या रखेंगे 4/3 पाई आर की 3 इंटू में डेंसिटी, इससे कैंसिल आउट हो गया, तो जी किसके बराबर आ गया, दैट इज जी इंटू 4/3 इंटू पाई इंटू में आर इंटू डी, ये सब कॉन्स्टेंट है, तो हम कह सकते हैं कि पहले के लिए हो जाएगा आर इंटू डी, दैट इज R1D1, अब दूसरे के लिए कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाय में R2 इंटू D2। कहोगे कि ये जी चेंज नहीं हो, क्योंकि जी तो अगले ने सेम बोल रखी है कि दोनों की जी क्या है, सेम है, तो ये इससे कैंसिल आउट, ये इस तरफ ये इस तरफ, तो क्या बनेगा, दैट इज R2D2 इज इक्वल टू में R1D1। अब दोनों की किसका रेशियो बताना हमें, दूसरे रेडियस ऑफ प्लेनेट बताना, मतलब R2 बताना है, तो R2 इज इक्वल टू R1 की वैल्यू क्या है, R है, ये रही, और D1 की वैल्यू क्या है, D है, और D2 की वैल्यू क्या दी है, 2 टाइम्स दी है, तो 2 टाइम्स ऑफ D कैंसिल होके R2 की वैल्यू किसके बराबर आ गई, दैट इज R/2 के बराबर, बस R/2 के बराबर, दैट इज 1/2 इंटू R। सिंपलेस्ट फॉर्म में सिंपलेस्ट सी बातें हमें करनी है, दैट इज R/2। क्वेश्चन नंबर 23, रिपीट हो गया था भाई वो क्वेश्चन, इसलिए मैंने उसको स्किप कर दिया। 23, व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ मास ऑफ अर्थ इन टर्म्स ऑफ जी एंड आर एंड जी, मास ऑफ अर्थ का बताना है, तो जी का फॉर्मूला देख लो, दैट इज Gm/r², बस इसको ऊपर ले जाओ, दैट इज जी इंटू आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी इज इक्वल टू मास, और 1996 में आया हुआ क्वेश्चन है ये, कभी ऐसे ही सोच रहे हो, मैं ऐसे ही करवा रहा हूं 1996 के अंदर, तो Gr²/g ये हो गया। The acceleration due to gravity g and mean density of earth is rho, g तो हो गई ग्रेविटी और डेंसिटी हमारे पास हो गई रो के बराबर, ऐसा बोल रहा है। आर रिलेटेड विच ऑफ द फ्लोइंग रिलेशनशिप, किस रिलेशनशिप से होती है, तो अभी अभी कितनी तो बात करा दी, G/r², और मास की जगह रख दो 4/3 पाई आर की 3 इंटू रो, तो ये r² से कैंसिल, g इंटू 4/3 इंटू पाई इंटू आर इंटू रो, ये बन गया, ठीक है। तो G/3 देख लो, रो बताना है, तो ये किसके बराबर आ गया, G के बराबर, इसकी वैल्यू बतानी है, तो ऊपर लेके जाओ, 3 गुणा G ऊपर जाएगा, नीचे कौन आएगा 4 पाई इंटू आर, देखो, और साथ में G इज इक्वल टू रो के बराबर, तो 3G केवल इसमें है ऊपर, इसमें भी ऊपर है, और इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें ऊपर है, तो डिवाइड में 4 पाई 0, तो ये हो जाएगा, यहां तो r की पावर 3 है, यहां r है, इसलिए ये उत्तर हो जाएगा इसका। तो ये जो क्वेश्चन तुमसे पूछे जा सकते हैं वो ये किस में आया हुआ, 1994 के अंदर, देखिए 1994 में। द रेडियस ऑफ अर्थ इज अबाउट 6400 किलोमीटर, सबको पता है कि रेडियस ऑफ अर्थ कितनी है, 6400 किलोमीटर, नहीं याद है तो याद कर लीजिए, आज आपको याद होनी चाहिए। एंड दैट ऑफ मास इज ऑफ मार्स, रेडियस ऑफ मार्स इज इक्वल टू 3200 किलोमीटर, याद रहे, ठीक है, नहीं तो अर्थ की रेडियस आपको याद जरूर से जरूर होनी चाहिए। द मास ऑफ अर्थ इज अबाउट 10 टाइम्स, दैट इज मास ऑफ अर्थ इज अबाउट 10 टाइम्स मास ऑफ अर्थ, ऐसा बोल रहा है, सॉरी मास ऑफ मार्स, अर्थ का मास 10 गुना है मार्स के मास से, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट वेट 200 न्यूटन, कितने का वेट फॉलो करता है, 200 न्यूटन का
कहां पे करता है? सरफेस ऑफ अर्थ। इट्स वेट ऑन सरफेस ऑफ मार्स विल बी, कितना होगा ये बताना। बेसिकली क्या करवाना चाह रहा है वो? ग्रेविटी को बैलेंस करवाना चाह रहा है। पूछना चाह रहा है कि अर्थ वेट कहां से मेजर करते हो? वेट का मतलब क्या है? ये किसकी वैल्यू दे रखी है? m इंटू जी। अब मास ऑफ ऑब्जेक्ट तो सेम रहेगा दोनों तरफ, पर जी चेंज होगा क्योंकि इसने वेट पूछ रखा है। उस सर पे देखो न्यूटन यूनिट किसकी होती है? वेट की होती है। तो जी की वैल्यू चेंज होगी क्योंकि दोनों की रेडियस और मास में फर्क है। तो हम क्या करेंगे? जी ऑफ अर्थ इज इक्वल टू में जी मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय में रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। फिर नीचे लिख लिया जी ऑफ मार्स, तो जी मास ऑफ मार्स डिवाइडेड बाय में रेडियस ऑफ मार्स का स्क्वायर। तो जी से जी कैंसिल। अब देखिए मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय मास ऑफ मार्स। अब मास ऑफ अर्थ है 10 गुना मास ऑफ मार्स। देखिए यहां पे हम लिख रहे हैं जी ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय में जी ऑफ मार्स इज इक्वल टू मास ऑफ अर्थ। मास ऑफ अर्थ कितने गुना है? 10 गुना है, तो 10 गुना मास ऑफ मार्स गुणा में रेडियस ऑफ मार्स को रख दिया आर का स्क्वायर, दैट इज आर एम का स्क्वायर। मास ऑफ मार्स को रख दिया मास ऑफ मार्स, और रेडियस ऑफ अर्थ कितनी है? 6400। इसकी कितनी है? 3200। तो 2 गुना है, अगर 32 की 2 गुना कर दो तो 6400। यानी कि इसका मतलब यह हुआ कि जो रेडियस ऑफ अर्थ है वो 2 गुना है रेडियस ऑफ मार्स के। तो रेडियस ऑफ अर्थ इज 2 टाइम्स रेडियस ऑफ मार्स का स्क्वायर। तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे ये कैंसिल आउट, 10 ऊपर बचा, 2 दूनी 4, ये बच गया। अब क्या निकालना है? ये तो जी ऑफ अर्थ 4 गुणा में 10 इज इक्वल टू जी ऑफ मार्स। ठीक है, अब इसको किस में चेंज कर लो? एम जी में। अगर मैं m से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या हो जाएगा? एम जी ई 4 गुणा 10 इज इक्वल टू एम जी एम, दैट इज मास ऑफ अर्थ। अब एम जी ई की वैल्यू तो अगला खुद दे रहा है 200 न्यूटन, तो यहां पे क्या रखेंगे? उसकी वैल्यू को 200 न्यूटन, और गुणा में क्या कर देंगे? 4/10, कैंसिल आउट, 20 चौक 80 न्यूटन, ये हो जाएगा। मैंने क्या किया है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फार्मूला लगाया, एक बार अर्थ के लिए एक बार मार्स के लिए, दोनों को क्या कर दिया? डिवाइड। तो उससे हमने किसका रेशियो निकाल लिया? अर्थ बाय मास का। फिर हमने किसकी वैल्यू निकाल ली? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ मार्स। दोनों को मास से डिवाइड करोगे तो mg बन जाएगा 200 न्यूटन, और बाकी mg की जगह 200 न्यूटन वैल्यू रखे और इसको सोल्व करोगे तो उत्तर कितने का होगा? 80 न्यूटन का होगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, ए बॉडी वेट 200 न्यूटन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, सॉरी 72 न्यूटन सरफेस ऑफ अर्थ का, मतलब mg की वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है अगला, ये बोल रहा है। ये उत्तर आया था भाई, रिपीट हो गया है 72 न्यूटन, और 2020 के अंदर आया हुआ 32 न्यूटन उत्तर आएगा। ये क्वेश्चन पहले करवा चुका हूं, रिपीटेड क्वेश्चन है, ये रिपीट बार बार हुए हैं इसलिए रिपीटेड है। ये सारा एज इट इज मैंने जो जहां से उठाया वो नीट के प्रीवियस हैं, तो कोई जब 1996 का रिपीट होकर यहां पे आ गया तो ऐसे क्वेश्चन रिपीट भी हुए। क्वेश्चन नंबर 27, ए बॉडी वेट 200 न्यूटन ऑन सरफेस ऑफ अर्थ, हाउ मच विल इट वेट हाफ वे। अब देखिए सरफेस ऑफ अर्थ मतलब mg की वैल्यू कितनी दे रहा है? 200 न्यूटन। ठीक है, अब ये क्वेश्चन थोड़ा चेंज हो गया है उसी स्ट्रेजरी का, पर क्वेश्चन को चेंज कर दिया है कि सरफेस ऑफ अर्थ हाउ मच विल इट वेट हाफ वे डाउन टू द सेंटर ऑफ अर्थ। यानी कि अगर ये आपका सेंटर है और ये रेडियस r है, अगर कोई पार्टिकल यहां पहुंच गया है कितनी दूरी पे? r/2 पे, मतलब d की वैल्यू कितनी दे दी? डेप्थ की वैल्यू कितनी दे दी? r/2। अब वो क्या पूछ रहा है? उसका मास पूछ रहा है, तो इसके लिए फार्मूला आपको करवाया गया था, दैट इज इनटू 1 माइनस डी बाय आर। जब भी ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा मतलब वो जानना चाहता है कि जी में कितना चेंज आया। आपको जैसे ही जी के चेंज का पता चलेगा, जी के चेंज का मालूम होगा, तुरंत आप उसका उत्तर दे सकते हो। तो यहां पे जी डैश निकालेंगे, दैट इज इक्वल टू जी इंटू 1 माइनस डी की वैल्यू क्या हो गई? r/2, और नीचे कौन रहा? r। तो इससे कैंसिल, 1 में से 1/2 गया तो 1/2, यानी कि g/2। अब पूरे को मास से मल्टीप्लाई कर दो, mg डैश इज इक्वल टू mg डिवाइड बाय 2। mg की वैल्यू तो 200 दे रहा है, और इसके बटे में 2 हो गया तो कितना आ गया? 100 न्यूटन आ गया। ठीक है, तो 100 न्यूटन ये उत्तर बन गया। 2019 में ये प्रश्न पूछा गया है नीट के अंदर। क्वेश्चन नंबर 28, ये क्वेश्चन आया है नीट 2017 के अंदर। ठीक, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट 1 किलोमीटर, हाइट की वैल्यू कितनी दे दी? 1 किलोमीटर, ये बोल रहा है 1 किलोमीटर h की वैल्यू above the surface is the same at depth d below the surface of earth। यानी कि क्या कह रहा है कि z डैश की वैल्यू g इंटू 1 माइनस 2h बाय आर। ये तो किसके लिए फार्मूला होता है? हाइट के लिए।
सबको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो याद कर लो, पता होना चाहिए अब तक। और जी डैश इज इक्वल टू जी इंटू 1 माइनस डी डिवाइडेड बाई आर, ये फार्मूला होता है डेप्थ के लिए। ये दोनों फार्मूले आपको याद होने चाहिए। कहता है इन दोनों को इक्वल कर दो, दोनों को इक्वल कर दो, और किस पॉइंट पे इक्वल होगा वहां डी की वैल्यू बता दो। जहां दोनों की जी की वैल्यू हाइट के लिए और डेप्थ के लिए इक्वल हो गई, वहां पे डी की वैल्यू बता दो। एच की वैल्यू तो हम दे रहे हैं आपको 1 किलोमीटर, एच की वैल्यू तो कितनी दे रहे हैं 1 किलोमीटर। तो जी डैश को जी के बराबर कर दिया, तो जी इंटू 1 माइनस 2h डिवाइडेड बाय आर इज इक्वल टू में जी इंटू 1 माइनस डी डिवाइडेड बाय आर। जी से जी कैंसिल, ये प्लस का है, ये प्लस का इस तरफ आ गया माइनस का, ये माइनस माइनस कैंसिल कर देंगे तो यहां क्या रहेगा 2h बाय आर इज इक्वल टू डी डिवाइडेड बाय आर। आर से आर कैंसिल, एच की वैल्यू कितनी 1 किलोमीटर, तो 2 इंटू 1 2 किलोमीटर इज इक्वल टू डी। एच की वैल्यू 1, तो 2 गुणा में 1 2, तो उत्तर कितना हो जाएगा 2 किलोमीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 का क्वेश्चन। स्टार्टिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ हैविंग ए रेडियस आर, द वेरिएशंस ऑफ जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज शोन बाय। जी का वेरिएशन शो करना है भाई आपको। ठीक है, अब जी का वेरिएशन कहां से शुरू करना, अर्थ के अंदर से, यानी कि आपके पास ये अर्थ का सेंटर है, तो पहले तो आप अंदर के लिए बात कीजिए फिर बाहर के लिए। मान ले मैं अंदर यहां आर दूरी पे बात कर लेता हूं, पर इसकी रेडियस क्या है आर है, अर्थ की टोटल रेडियस क्या है आर। मैंने उसके अंदर कोई पॉइंट ले लिया जो सेंटर से स्मॉल आर दूरी पे है, यहां पे है, इस पॉइंट पे है। अब उसके लिए रिलेशनशिप बनाना है, उसके लिए रिलेशनशिप बनाने के लिए आपको इतने टुकड़े का मास भी बताना पड़ेगा। ये नया सर्कल बन गया, अंदर नया स्फीयर बन गया, जिस पॉइंट पे भी हमने वो आर दूरी माननी है वहां पे एक नया सर्कल बना दो, और इस पूरे का मास m था और इसका मास हो गया m डैश, वही निकालना पड़ेगा, और फिर फार्मूला लगा देंगे, दैट इज जी m डैश बाय में r का स्क्वायर, ये बन जाएगी जी डैश। ठीक है, उसकी वेरिएशन फिर देख लेंगे। देखिए अब अगर हम बात करें तो 4/3 पाई आर की 3, ये पूरा वॉल्यूम है इस पूरे स्फीयर का, तो इसका मास कितना है m है, अगर 1 लूंगा तो डिवाइडेड बाय 4/3 पाई आर की 3, इतना हो जाएगा। अब नया जो सर्कल बना है ये वाला, इस सर्कल का वॉल्यूम कितना है, नई सर्कल का, इस सर्कल का वॉल्यूम है 4/3 पाई आर डैश की 3, इसका कितना होगा, दैट इज मल्टीपल बाय में 4/3 पाई आर डैश की 3, तो इससे क्या हो जाएगा कैंसिल, तो नया मास जो m डैश आया दैट इज m डिवाइडेड बाय में r की पावर 3, और यहां हो जाएगा r डैश की पावर 3, इस तरह से। तो अब जो g की वैल्यू निकली, अब जो g की वैल्यू निकली दैट इज g, और m की वैल्यू क्या है, दैट इज m इंटू में उसके साथ क्या रखना है, सॉरी यहां ये r डैश आ गया, जिसको स्मॉल r लिखना है भाई, यहां पे इसको हम क्या लिखेंगे स्मॉल r, क्योंकि r डैश की वैल्यू क्या है स्मॉल r की पावर 3 है, इसलिए यहां पे स्मॉल r की पावर 3 डिवाइडेड बाय में कैपिटल R और बटे में r का स्क्वायर। ये तो m की वैल्यू है, m की वैल्यू क्या है m बाय r3 r3। अब इस स्मॉल r से ये कैंसिल आउट, तो g की वैल्यू क्या आ गई, दैट इज gm इंटू में r डिवाइडेड बाय r की पावर 3। तो g किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, r के अंदर, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ये तो ग्राफ नहीं अंदर के लिए, ना ये ग्राफ है, ये दो है, देखिए अंदर डायरेक्टली है, अंदर डायरेक्टली है। ठीक है, बाहर का फार्मूला क्या होता है सबको पता है, बाहर के लिए तो सीधा gm बाय में आर स्क्वायर इनवर्सली का, और ये ग्राफ इनवर्सली का है, अंदर तो डायरेक्टली बाहर इनवर्सली, अंदर डायरेक्टली ये भी है, अंदर डायरेक्टली ये भी है, ये दोनों नहीं है इसलिए दोनों कैंसिल आउट हो गए हैं। अब इसकी बात करते तो ये बाहर भी डायरेक्टली है ना, गलत है, बाहर तो इनवर्सली होना चाहिए, देखिए रिलेशनशिप इस प्रकार से। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, the height at which the height of body becomes 1/16 times its weight on surface of earth, वो दूरी बताइए जहां पे उसका वेट अर्थ सरफेस पे तो mg है, वो कितना हो जाए, दैट इज mg बाय में 60। तो फार्मूला क्या होता है, z डैश इज इक्वल टू g इंटू 1 माइनस 2h डिवाइडेड बाय में r, ये किसका फार्मूला, हाइट का, m से मल्टीप्लाई कर दो तो mz d डैश mg इंटू 1 माइनस 2h बाय में r। ठीक है, ये वैल्यू किसकी दे रहा है, mg डैश की। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज mg डिवाइडेड बाय 16, क्योंकि अगले ने कहा उसकी वैल्यू इतनी हो चुकी है, सरफेस पे कितनी है mg है, इंटू 1 माइनस
2h डिवाइडेड बाई r। mg से mg कैंसिल, यहां बचा 1/16, दैट इज 1/16 इज इक्वल टू 1 माइनस 2h बाई में r। कई बार क्या करते हैं, इसी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए एग्जैक्ट मेथड का यूज कर लेते हैं भाई। एग्जैक्ट मेथड का यूज करके उत्तर दे देते हैं। 2012 के नीट में आया हुआ, और मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन को इस तरीके से नहीं, एग्जैक्ट मेथड से ही उन्होंने उत्तर दे रखा है इसका। वो उत्तर एग्जैक्ट मेथड से दे देते, कह देते हैं कि 1/16 होना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। और कई बार इसका उत्तर आपको क्या मिलेगा, इस मेथड से मिलेगा। तो आपको सोच समझ के लगा के देखना पड़ेगा एट ए टाइम, क्योंकि यहां से तो उत्तर मेरे हिसाब से आ नहीं रहा, तो एग्जैक्ट मेथड से उत्तर आएगा इसका। तो एग्जैक्ट मेथड लगा देते हैं यहां पे। देखिए वो होता है z डैश इज इक्वल टू में z डिवाइडेड बाय में 1 प्लस h डिवाइडेड बाय में r और इस फुल होल का स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पे m से मल्टीप्लाई किया, m से मल्टीप्लाई किया, इसकी वैल्यू क्या होगी, mg डिवाइडेड बाय 16 इज इक्वल टू में mg डिवाइडेड बाय में 1 प्लस h डिवाइडेड बाय r होल का स्क्वायर। तो mg से mg कैंसिल, ये ऊपर ये इस तरफ, और स्क्वायर को हटाएंगे तो इस तरफ क्या हो जाएगा, दैट इज 1/4 इज इक्वल टू 1 बाय में 1 प्लस h बाय में r। इसको ऊपर लेके जाओ तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस h बाय r इज इक्वल टू 4, दैट इज h बाय r इज इक्वल टू 4 माइनस 1 3, तो h किसके बराबर हो जाएगा, दैट इज 3r। यहां से उत्तर दे रखा है इसका। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, ग्राफ का क्वेश्चन है भाई। देखिए, the dependency of acceleration due to gravity z on the distance r। कहां के डिपेंडेंसी की बात कर रहा है, z on r from the center of earth assumed to be sphere of radius r and uniform density is as shown in the figure। अभी तो ये ग्राफ बनाया है अंदर और बाहर। अंदर बताया था z is directly proportional to r, और बाहर z is inversely proportional to r square। ये क्या है, आउट है, ये क्या है, इन है। तो इन क्या होगा, डायरेक्टली का, देखो, और आउट क्या होगा, इनवर्सली का। ये किसका है, डायरेक्टली का। तो ये ग्राफ है, अभी कराया था, मेंस 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 32, देखिए, द वर्क डन ऑन रेज ए मास m फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ टू द हाइट h। यानी कि आपको क्या करना है, एक मास m को h हाइट के ऊपर लेके जाना है, विच इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ अर्थ। ये जो h की वैल्यू है वो किसके बराबर होनी चाहिए, r के बराबर। तो वर्क डन की वैल्यू बतानी है। ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए बड़ा अच्छा तरीका मैं आपको सिखाऊंगा, और उस तरीके के अकॉर्डिंग आपको क्या है, चलना है। तो क्वेश्चन नंबर, इसके अंदर हम h इज इक्वल टू r के ऊपर जब हम पहुंच जाएंगे तो उस हाइट पे हमें किसकी वैल्यू बतानी है, उस हाइट पे हमें फाइंड आउट करना है कि कितना वर्क डन के रिक्वायरमेंट होगी। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए मैं आपको बार बार एक बात कह रहा हूं कि बेसिक को फॉलो कीजिए, बेसिक को फॉलो कीजिए, कि जब आपका ये पॉइंट इस पॉइंट पे था तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी थी। अब मैं आपको यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा, उन दोनों बातों में आपको ध्यान रखना है कि आप पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला लिखोगे तो फार्मूला आएगा Gm इंटू एम डिवाइडेड बाय में r विद नेगेटिव साइन। ये पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है। पर उसने क्वेश्चन में क्या पूछा है कि वर्क डन, अगर यही फार्मूला वर्क डन के लिए लगाओगे आप, तो अब वर्क डन के लिए W जो है वो बन जाएगा Gm इंटू एम डिवाइडेड बाय में r। इस प्रकार से ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू माइनस डेल्टा U। इस प्रकार अब ये माइनस यहां प्लस दे देता है। तो क्वेश्चन को ध्यान से देख लेना, यहां की हालांकि कोई माइनस प्लस में आप पे बाउंडेशन नहीं डाल रखी है। कई बार आपके क्वेश्चन के अंदर वो माइनस और प्लस के साथ उत्तर देता है आपको पजल करने के लिए, और ये क्वेश्चन नीट 2019 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसलिए आपको वर्क डन के फार्मूले हमेशा पॉजिटिव लेना है और पोटेंशियल एनर्जी के फार्मूले में नेगेटिव। ये बातें वो छोटी छोटी बातें जहां आपसे मिस्टेक होती है और आपको कोई नहीं बताएगा, मैं आपके वो कंसेप्ट साथ साथ क्लियर कर रहा हूं। तो आपका जो वर्क डन है, जब ये सरफेस ऑफ अर्थ पे था उसको W1 बोला, तो दैट इज इक्वल टू G इंटू स्मॉल m इंटू कैपिटल M, और रेडियस ऑफ अर्थ इज R। और जब यही फाइनल पोजीशन उस हाइट पे पहुंच गया, किस हाइट पे, जहां पे h की वैल्यू r के बराबर है, तो वहां पे क्या बनेगा, दैट इज G इंटू में m कैपिटल M और h प्लस r, तो h हो गया r और एक r ये, तो दैट इज h प्लस r, और इसकी वैल्यू क्या है, r है। इसलिए वर्क डन W2 जो बनेगा दैट इज G इंटू m डिवाइडेड बाय में 2r। ये हो गया। अब निकाल लो W2 माइनस W1, वही तो है। यानी कि जब यहां पे था तो वर्क डन इतना है, यहां पहुंच गया तो वर्क डन इतना। तो जब इतने में से इतना पहुंचा तो बीच का जो काम है वो वर्क डन ही है, मतलब फाइनल में से इनिशियल घटा दो, तो वही तो डेल्टा W।
कहने का मतलब, मान लिया जाए सरफेस ऑफ अर्थ के पास, इसके पास 10 जूल वर्क था, यहां जाने के बाद 30 जूल हो गया, तो इसके बीच में जो वर्क हुआ वो 20 जूल का वर्क इस h हाइट ऊपर जाने में हुआ। ये एक एग्जांपल आपको समझा रहा था मैं, ऐसा यहां पे नहीं है, मैं केवल एग्जांपल के तौर पे आपके सामने बातें कर रहा था। तो W2 की वैल्यू है G इंटू m डिवाइडेड बाई 2r, और इसमें से माइनस कर दीजिए m डिवाइडेड बाई में r। ठीक है, तो क्या आएगा, G कांस्टेंट, m कांस्टेंट, कैपिटल M कांस्टेंट और R कांस्टेंट, तो 1/2 में से -1 करके, तो यहां पर क्या बचेगा 1/2 G इंटू m डिवाइडेड बाय में R। पर इस फॉर्मेट में तो उत्तर ही नहीं है, दूसरे फॉर्मेट में कोई बात नहीं, तो G की वैल्यू याद है आपको, दैट इज Gm बाय में R स्क्वायर। Gm की वैल्यू निकालोगे तो दैट इज GR स्क्वायर इज इक्वल टू G इंटू m, ये हो जाएगा। तो यहां पे क्या रखोगे आप, 1/2, इसकी जगह रखोगे G R का स्क्वायर इंटू m डिवाइडेड बाय में R से R कैंसिल, तो ये बन जाएगा mgr डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो उत्तर इज mgr बाय 2, दैट इज mgr बाय 2। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 33 के क्वेश्चन की बात करते हैं। एट व्हाट हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड द वैल्यू ऑफ जी आर, इतनी यानी कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल V की वैल्यू जो दे रहा है दैट इज 5.4 इंटू 10⁻7 जूल पर किलोग्राम विद नेगेटिव साइन। ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल नेगेटिव होता है भाई, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हो या पोटेंशियल एनर्जी हो, दोनों की दोनों नेगेटिव होती हैं इनकी वैल्यू। ठीक है, याद रखना आपको। एंड 6 मीटर, जी की वैल्यू क्या दे रहा है, दैट इज 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रिस्पेक्टिवली। टेक द रेडियस ऑफ अर्थ इतनी, एट व्हाट हाइट, किस हाइट पे इसकी वैल्यू ये हो जाएगी, इसके बाद इसके बारे में ये आपसे जानना चाहता है। उस हाइट की वैल्यू का जिक्र करना है कि किस हाइट पे इतनी वैल्यू हो जाएगी। रेडियस ऑफ अर्थ को यूज कर लेंगे हम 6400 किलोमीटर, और यहां पे आपको क्या दे रखा है, V की वैल्यू प्रोवाइड कर रखी है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, फिर से आपको फार्मूला लगाना है और उसी फार्मूले के अकॉर्डिंग आपको काम करना है। तो मान लीजिए जब आप सरफेस, अर्थ के सरफेस के ऊपर बात कर रहे हो कि एट व्हाट हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, तो कितनी हो जाएगी। अब आप इसके लिए भी आपको क्या करना है, फार्मूले को सोल्व करना है, और उसके सोल्यूशन के बाद डायरेक्ट उत्तर आपके पास आ जाएगा। तो V की वैल्यू आपको दे रखी है, ठीक है, तो इससे पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, तो केवल इसका m से मल्टीप्लाई कर दिया, दैट इज इक्वल टू m इंटू वी। तो V की वैल्यू आपके पास है, तो ये क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी। अब इस पोटेंशियल एनर्जी को ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज mgh डिवाइडेड बाय में 1 प्लस h डिवाइडेड बाय r। ये फार्मूला भी होता है, ये पोटेंशियल एनर्जी का एक फार्मूला भी होता है जो आपको पता होना चाहिए। और यहां पे जो h है उसकी हाइट को हमें पता करना है। g की वैल्यू हमारे पास कितनी हो चुकी है, 6 के बराबर हो चुकी है, यानी कि जो हमारे सरफेस ऑफ अर्थ है उससे जब हम ऊपर गए हैं तो g की वैल्यू हमारे पास इतनी हो चुकी है। इस हिसाब से हमें इस क्वेश्चन को क्या करना है, सोल्व करना है। तो हमारे पास ये दोनों पैरामीटर हैं। अब इन पैरामीटर पे आपको क्या करना है, फॉर्मूले से से पोटेंशियल एनर्जी का हो गया। अब पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला ये रहा, U का फार्मूला ये रहा। अब इसी को आप दूसरे तरीके से भी सोल्व कर सकते हो, जैसे कि इन्होंने कहा है G, तो G की वैल्यू वहां पे क्या हो जाएगी, दैट इज Gm डिवाइडेड बाय में R प्लस में H का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि सरफेस ऑफ अर्थ पे तो कितनी है 9.8, H हाइट पे जाने के बाद वैल्यू होगी इतनी। इसी प्रकार पोटेंशियल का फार्मूला क्या हो जाएगा वहां पे, G इंटू m डिवाइडेड बाय में R प्लस H विद नेगेटिव साइन। अगर हम यहां से V को G से डिवाइड कर दे, यहां पे मैंने क्या बता दिया, आप इस फार्मूले का यूज करके निकालोगे तो क्वेश्चन लंबा बनेगा, बट यहां पे आप कैसे पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हो वो फार्मूले आपको दोनों बता दिए कि दोनों फार्मूले पोटेंशियल एनर्जी के होते हैं। V बाय G करो तो क्या होगा, दैट इज Gm डिवाइडेड बाय में R प्लस H, और यहां हो जाएगा Gm डिवाइडेड बाय में R प्लस H का स्क्वायर। तो Gm से Gm कैंसिल, एक ये इससे कैंसिल आउट, तो V डिवाइडेड बाय G इज इक्वल टू में R प्लस H, ये हो जाएगा। और ये नेगेटिव के साथ है क्योंकि इसके साथ नेगेटिव साइन है। इसको आप सोल्व कर लीजिए, आपके पास उत्तर आ जाएगा। इस पूरे को आपको V की वैल्यू रखनी है यहाँ पे, G की वैल्यू यहाँ पे रखनी, सोल्व करना है, तो उत्तर आएगा 2600 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 34। An infinity number of bodies each of mass 2 kg are situated at x is
इक्वल टू 1 मीटर 248 रिस्पेक्टिवली। यानी कि मान लिया जाए ओरिजिन पे 1 मीटर पे है, दूसरी 2 मीटर पे है यहां पे, तीसरी जो है 4 मीटर पे है, 4 मीटर पे यहां पे भी 2 किलोग्राम है, यहां पे भी 2 किलोग्राम है, और यहां पे भी 2 किलोग्राम है, इस तरीके से। ठीक है, यानी कि जो आपको दिखाई दे रहा है ये सिचुएशन कुछ ऐसी है कि इस ओरिजिन से एक बार 2 किलोग्राम मास 1 मीटर पे, फिर 2 मीटर पे, फिर 4 मीटर पे, फिर 8 मीटर पे, फिर 16 मीटर पे, ऐसे आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है, इस तरह से आगे की तरफ जो है इंक्रीज होता जा रहा है। हमें क्या बताना, फ्रॉम द ओरिजिन द रिजल्टिंग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू दिस सिस्टम एट ओरिजिन विल बी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल यहां बताना है इस सिस्टम के कारण। तो इसके लिए जो फार्मूला है वो क्या है, दैट इज पहले पॉइंट पे V1, दूसरे पॉइंट पे V2, तीसरे पॉइंट पे V3, चौथे पॉइंट पे V4, ऐसे करते करते आगे तक है, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं स्केलर है। माइनस साइन है क्योंकि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पे हर जगह माइनस होता है, अभी अभी बताया था, तो माइनस तो रहेगा, मैं उसको बाहर निकाल लिया, बाद लास्ट में लगा दूंगा। अब क्या होगा देखो, V1 का कितना होगा, दैट इज G इंटू एम डिवाइडेड बाय में R कितना है 1 मीटर है, प्लस दूसरे के लिए G इंटू एम डिवाइडेड बाय में 2, फार्मूला पता है ना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का, दैट इज Gm डिवाइडेड बाय में R विद नेगेटिव साइन। ठीक है, अब तीसरे के लिए भी ऐसे G इंटू एम डिवाइडेड बाय में 4, चौथे के लिए भी ऐसे इस प्रकार से। यहां G और M दोनों जगह से कांस्टेंट ले लिया, तो यहां पे हमने कांस्टेंट ले लिया G और M, अंदर कौन बचा 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4, अगला होता तो 1/8, इस प्रकार आगे तक सीरीज जाते। इस सीरीज को सोल्व करने का तरीका क्या है, ये जीपी या एपी बन रही है, जिसका फार्मूला होता है a डिवाइडेड बाय में 1 माइनस आर, डिवाइड बाय में 1 माइनस आर। अब a क्या है, ऊपर से जो कॉमन है, ऊपर से कॉमन तो 1 है, डिवाइडेड बाय में 1 माइनस आर कौन है, जिससे मल्टीप्लाई हो रहा है, देखो 1/2 से मल्टीप्लाई किया तो यह, इसको 1/2 से करेंगे तो 1/4, इसको 1/2 करेंगे तो 1/8, तो यहां पे 1/2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा 1/2, तो इसका उत्तर आ जाएगा 2, यानी कि इस फैक्टर का जो आंसर बना है वो बना है 2 बना है। तो यहां पे क्या हो गया, G इंटू एम डिवाइडेड बाय क्या बनेगा, दैट इज 2। देखो इस पूरे फैक्टर की जगह क्या रखना, हमें 2 रखना है, और मास कितना था 2, तो 2 दूनी 4, तो ये उत्तर आ गया 4G विद नेगेटिव साइन, 4G विद नेगेटिव साइन, ये उत्तर बन गया इसका। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है, ए बॉडी ऑफ मास m इज टेकन फ्रॉम द अर्थ सरफेस टू द हाइट इक्वल ट्वाइस द रेडियस ऑफ अर्थ, यानी कि h को 2r हाइट पे ले गया, द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब की बार क्या बोल रहा, पोटेंशियल एनर्जी, पहली बार कौन बोला था, वर्क डन। तो जब ये अर्थ सरफेस पे थी यहां पे, तो इसका जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हो गई माइनस G इंटू एम इंटू कैपिटल M डिवाइडेड बाय R, और जब ये कितनी हाइट पे चला गया, 2r हाइट पे यहां पे, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी U2 हो गई, दैट इज माइनस G इंटू एम इंटू कैपिटल M डिवाइडेड बाय R प्लस H, और इस H की वैल्यू की जगह क्या रख दो, 2r रख दो, तो U2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दैट इज माइनस G इंटू एम डिवाइडेड बाय में 2r प्लस R 3r। इसको सोल्व करना है, इसको सोल्व करेंगे तो फाइनल, दैट इज फाइनल माइनस इनिशियल, दैट इज U फाइनल माइनस U इनिशियल, तो यहां पे रखेंगे माइनस GM इंटू कैपिटल M डिवाइडेड बाय 3r, एक माइनस ये और एक माइनस ये, तो क्या हो जाएगा प्लस का, दैट इज G इंटू एम डिवाइडेड बाय R। कॉमन ले लो, कॉमन यहां पे आ गया, G कॉमन, M कॉमन, कैपिटल M कॉमन, R कॉमन, यहां कौन बचेगा 1, और इसमें से माइनस ये होगा 1/3, तो ये क्या होगा 2/3, तो 2/3 इस G इंटू एम की जगह क्या रख दो, GR स्क्वायर, पहले भी निकालना सिखाया था, डिवाइडेड बाय R, तो इसको सोल्व करोगे तो क्या हो जाएगा 2/3 mgr, इस तरह से 2/3 mgr, तो 2/3 mgr, नीट 2013 के अंदर ये क्वेश्चन बना हुआ है 2/3 mgr। बस जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो उसके लिए आपको एक ही तरीका अपनाना है, पहले इनिशियल पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी निकालिए, अगर वर्क डन पूछता तो ये प्लस की होती है, पोटेंशियल एनर्जी है तो नेगेटिव की है, फाइनल पॉइंट के ऊपर इसका क्या निकाल लीजिए, वर्क डन, तो फाइनल में से इनिशियल को माइनस कीजिए, अगर आपको इस फॉर्म में दे रखा है तो इस फार्मूले का आपको पता ही होता है, दैट इज Gm बाय में R का स्क्वायर, तो इसको इस तरफ लीजिए इंटू R का स्क्वायर इंटू Gm, इसकी जगह रख दीजिए। अभी इसके ऊपर एक फार्मूला और भी बताया था मैंने, दैट इज mg इंटू एच डिवाइडेड बाय में 1 प्लस h बाय आर, ठीक है,
तो यहाँ पे m इंटू जी, h कितनी हाइट पे गया 2r, तो यहाँ पे 2r रख दिया, डिवाइडेड बाय में 1 प्लस h कितनी हाइट पे गया है 2r पे गया, डिवाइडेड बाय r, तो कैंसिल आउट, तो ये कितना बन गया 2mgr 1 + 2 3। तो ये सीधा उत्तर आपको निकालना है, तो ऐसे निकाल लीजिए। इसलिए मैंने पीछे वाले क्वेश्चन में पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला ये रख के, वहां से भी आपका उत्तर आ सकता है, V/G करके भी आपका उत्तर आ सकता है, इस तरह से आपको बताया गया था। चलिए इससे आगे के क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 36, देखिए, ए पार्टिकल ऑफ मास m इज सिचुएटेड एट सेंटर ऑफ स्फेरिकल सेल। एक पार्टिकल है जिसका मास m है, ये रहा मास m, और उसके सेंटर ऑफ स्फेरिकल सेल पे रखा हुआ है, ऑफ सेम मास एंड रेडियस a, सेम मास एंड रेडियस a, द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट पॉइंट सिचुएटेड a/2, यानी कि हमें a/2 के ऊपर जो एक पॉइंट सिचुएटेड है वहां पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बताना है, और इसकी रेडियस क्या है a है। ठीक है, अब आप इस बात को देखिए, जब भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपके पास दो सिचुएशन होगी। एक तो आपके पास सेल हो गया जिसका मास m है और उतना ही मास इसके सेंटर पे प्रेजेंट है, और इन दोनों के कारण इस पॉइंट पे आपको क्या बताना है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल सबसे पहला v1 किसके कारण हो जाएगा, इस m के कारण इस a/2 पॉइंट के ऊपर। तो उसके लिए फार्मूला क्या लगाओगे, g इंटू एम डिवाइडेड बाय में a/2। इसको सोल्व करोगे तो v1 आ गया, दैट इज 2gm डिवाइडेड बाय a। और ये जो आपके पास v1 आया है, ये इस पॉइंट के कारण है, न कि सेल के कारण है। सेल के अंदर हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होता है, याद रखना। सेल के अंदर प्रत्येक पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल क्या रहता है, सेम। अब जब मैं इस सेल के कारण यहां पे v2 निकालूंगा तो उसका फार्मूला सीधा सा gm/a होगा। क्यों, क्योंकि जो हमारे पास सेल है, उस सेल के कारण उसके अंदर किसी भी पॉइंट को कंसीडर करो एक्सेप्ट सेंटर, सेंटर को छोड़ के बाकी सभी पॉइंट के ऊपर उसका पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो हमने यहां पूछा तो इस सेल के कारण यहां क्या होगा, gm/a, और इसके कारण यहां पे होगा ये, तो दोनों को ऐड कर दीजिए, 2gm/a प्लस gm/a, तो उत्तर हो जाएगा 3gm/a, तो उत्तर हो जाएगा 3gm/a। Question number 37. A particle of mass m is kept. A particle of mass m is kept at rest at height 3r from the surface of earth. यानी कि सरफेस ऑफ अर्थ से 3r हाइट के ऊपर उस पार्टिकल को रेस्ट पे रख दिया। ठीक है, where r is the radius of earth and m is the mass. The minimum speed with which it should be projected so that it does not return back. g is a acceleration due to gravity on the surface of earth. ठीक है, ए पार्टिकल ऑफ मास m इज केप्ट एट रेस्ट एट हाइट 3r फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, r is the radius of earth and m is the mass of earth. The minimum speed with which it should be projected so that it does not return back. वो वापस नहीं आए, किस स्पीड से उसको फेंका जाए। अब देखिए, आपके पास जो एस्केप वेलोसिटी का फार्मूला होता है वो क्या होता है, दैट इज एस्केप वेलोसिटी इज इक्वल टू में gm डिवाइडेड बाय में r, और 2 टाइम्स होता है अंडर द रूट। ठीक है, अगर मैं इसी एस्केप वेलोसिटी को हाइट के लिए बनाऊं तो ये बनेगा 2gm डिवाइडेड बाय में r प्लस में h अंडर द रूट। तो रिटर्न बैक नहीं आना, मतलब उसको किसके साथ फिकवाना चाहता है, एस्केप वेलोसिटी के साथ। इसलिए यहां पे क्या हो जाएगा 2 इंटू जी इंटू एम डिवाइडेड बाय में r, और h की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3r, ऐसे अंडर द रूट। तो ये क्या हो जाएगा 2gm, टोटल कितना होगा 4r, और इसके ऊपर क्या रहेगा रूट, कैंसिल आउट 2, तो ये क्या होगा, दैट इज g इंटू एम डिवाइडेड बाय 2 अंडर द रूट, gm/2r अंडर द रूट। ये रहा आपके सामने। ठीक है, तो एस्केप वेलोसिटी पूछ रहा है आपसे और कुछ नहीं पूछ रहा, बस इन्होंने एक चीज आपके सामने चेंज कर दी है। अगर यही अर्थ सरफेस से फेंका जाता तो इसका फार्मूला होता 2gm/r, h हाइट पहले देके वहां से फेंका है तो वो h ऐड कर दो और वहां से उसको जो है यूज कर लो। क्वेश्चन नंबर 38। A body of mass m is placed on the
अर्थ सरफेस विच इज टेकन फ्रॉम अर्थ सरफेस टू हाइट 3r, यानी कि एक बॉडी है जो मास m है अर्थ सरफेस, उसको कहां पे ले गए, 3r हाइट पे ले गए, ऊपर की तरफ 3r हाइट पे यहां पे ले गए, ठीक है। देन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जीज, अब पोटेंशियल एनर्जी का चेंज पूछ रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी के चेंज का फार्मूला सीधा सा एक तो होता है mgh डिवाइडेड बाय में 1 प्लस h बाय में r, ये तो यहां पे m इंटू जी और h की वैल्यू कितनी होगी 3r डिवाइडेड बाय में 1 प्लस h की वैल्यू है 3r डिवाइडेड बाय क्या ले लिया r, देखो ये रहा h, तो इससे कैंसिल, ये कितना होगा 3mgr डिवाइडेड बाय क्या कर दो 4 कर दो, इस तरह से आपका क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। तो उत्तर हो गया हमारा 3/4 mgr, ये उत्तर हो गया, तो उत्तर है 3/4 mgr। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम अर्थ सरफेस इज v, अर्थ के सरफेस से एस्केप वेलोसिटी है v, और जिसका फार्मूला क्या होता है, दैट इज 2gm डिवाइडेड बाय r अंडर द रूट, ठीक है। द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द सरफेस ऑफ अनदर प्लेनेट हैविंग रेडियस 4 टाइम्स दैट ऑफ अर्थ, उसकी रेडियस क्या है 4 टाइम्स दैट ऑफ अर्थ की रेडियस के है, एंड सेम मास डेंसिटी है, उसकी मास डेंसिटी क्या है सेम। अब यहाँ पे आपको हिंट दे दिया कि आपको मास डेंसिटी को सेम रखना है, ये बात कह दी, तो इसके लिए आपको फार्मूला बनाना पड़ेगा g डिवाइडेड बाय में r, और इस मास डेंसिटी को चेंज कीजिए, दैट इज 2 एज इट इज g एज इट इज, और ये कैसे, दैट इज डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, अगर मैं मास निकालूंगा तो यहाँ क्या हो जाएगा रो इंटू वॉल्यूम, तो यहाँ पे क्या लगा रो, और वॉल्यूम का फार्मूला होता है 4/3 पाई r की 3, इस तरह से होगा, ठीक है। अब एक r से ये क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 इंटू जी इंटू रो, यहाँ 4 पाई r का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय में क्या हो जाएगा 3, ठीक है। r स्क्वायर को बाहर निकाल लो, तो यहाँ पे क्या बनेगा r अंडर द रूट 2 इंटू जी इंटू रो इंटू 4 पाई डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। पंगा किसका r का ही है और किसी चीज का नहीं, r 4 गुना हो गई है तो वो भी कितनी हो जाएगी 4 गुना, क्योंकि ये तो सेम है, g सेम, रो सेम, 4 पाई सेम, 3 सेम, r डिफरेंट है, 4 गुना है, r 4 गुना है तो वो भी कितनी होगी 4 गुना हो गई। क्वेश्चन नंबर 40, ए पार्टिकल ऑफ मास m इज थ्रोन अपवर्ड फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ, सरफेस ऑफ अर्थ से एक पार्टिकल को ऊपर की तरफ फेंक दिया जिसका मास m है, ठीक है, विद वेलोसिटी u के साथ, द मास एंड द रेडियस ऑफ अर्थ आर रिस्पेक्टिवली m एंड r, g इज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड स्मॉल g इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, द मिनिमम वैल्यू ऑफ u सो दैट द पार्टिकल डज नॉट रिटर्न बैक, तो आपको सभी पता है वो वेलोसिटी एस्केप होती है और उसका फार्मूला होता है 2gm डिवाइडेड बाय में r रूट, रूट के लिए यहां 1/2 लिखा हुआ इसलिए उत्तर बन गया 2gm by r अंडर द रूट। क्वेश्चन नंबर 41, ए पार्टिकल ऑफ मास m इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी, एक पार्टिकल है जिसका मास m है, वो वेलोसिटी इस वेलोसिटी के साथ फेंक दिया गया है k टाइम्स, और यहां पे जो k है उसकी लेस देन 1 वैल्यू है, ऐसा बोलना है। फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ द मैक्सिमम हाइट अबव द सरफेस रीच्ड बाय द पार्टिकल, कितनी हाइट उसके द्वारा जो है रीच की जाएगी, ये मान लिया जाए हमारा सरफेस ऑफ अर्थ है, इस सरफेस ऑफ अर्थ से एक बॉडी को v वेलोसिटी के साथ फेंक दिया जिसकी वैल्यू है k टाइम्स ऑफ v, अब ये यहां पहुंच गया और ये कितनी हाइट पे पहुंच गया h हाइट पे, अब यहां से उल्टा तो आ नहीं सकता, अब उल्टा नहीं आ सकता तो फाइनली वो वहां पे मान लिया किसी भी रेस्ट पे है या कैसे हमें नहीं पता, तो हम क्या करेंगे इसके लिए बेसिक फार्मूला अपनाना पड़ेगा। मैं बार बार कह रहा हूं कि अब इसका कोई फार्मूला है ही नहीं, अब इसमें जिस बच्चे ने थ्योरेटिकल पार्ट को अच्छे से कर रखा होगा वो बच्चा तो इसको सोल्व कर पाएगा, नहीं तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपसे जल्दी से नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहां थ्योरेटिकल कंसेप्ट लग गया। थ्योरेटिकल कैसे, जब ये सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर था तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी निकालो, दैट इज यू इनिशियल, एंड पोटेंशियल एनर्जी होती है माइनस जी एम इंटू कैपिटल एम डिवाइडेड बाय आर, ठीक है। अब इसके साथ साथ इसके पास काइनेटिक एनर्जी भी थी इनिशियली, क्योंकि उसी के साथ तो ये फेंका था, दैट इज 1/2 m इंटू वी का स्क्वायर। अब फाइनली क्या हो जाएगी, इसके पास केवल और केवल पोटेंशियल एनर्जी होगी, दैट इज m डिवाइडेड बाय में r प्लस में h, क्योंकि ये h हाइट ऊपर गया है,
इसलिए अब इनिशियल जो एनर्जी है ये है, और फाइनल जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या है, 0 है। अगर मैं यहां पे मैकेनिकल एनर्जी का कंसेप्ट लगाऊं तो इनिशियल एनर्जी किसके बराबर होगी, फाइनल, यानी कि माइनस जी एम इंटू कैपिटल एम इंटू आर प्लस में 1/2 इंटू एम वी का स्क्वायर किसके बराबर होगा, माइनस जी एम इंटू कैपिटल एम डिवाइडेड बाय आर प्लस एच, जहां से किसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना, एच की वैल्यू को। अब देखिए m से m कैंसिल। अब मैं अगर इसको उसकी तरफ लेके जाऊं तो क्या होगा, दैट इज वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, और यहां ये जाके उस तरफ प्लस का तो g इंटू कैपिटल एम डिवाइडेड बाय आर, वो माइनस का है तो g इंटू कैपिटल एम डिवाइडेड बाय आर प्लस एच, ये हो गया। अब v क्या है, एस्केप वेलोसिटी, इसकी वैल्यू क्या रखूं मैं, v की वैल्यू क्या रखूं, k टाइम्स ऑफ v, उसका स्क्वायर करेंगे तो k स्क्वायर डिवाइड बाय 2 और ve का स्क्वायर, ठीक है, के स्क्वायर और वीई, वीई कौन है, एस्केप वेलोसिटी है, जिसकी वैल्यू क्या होती है 2gm डिवाइडेड बाय में r अंडर द रूट, और इसका स्क्वायर करोगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इज इक्वल टू, यहां से कॉमन लिया g इंटू एम, यहां कौन रहेगा 1/r माइनस 1/r प्लस एच, ठीक है, ये निकाल के, और इस v की वैल्यू क्या रख दी, k टाइम्स ऑफ v, तो k स्क्वायर और v कौन है, एस्केप वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी का फार्मूला 2gm बाय r अंडर द रूट, इससे कैंसिल आउट हो गया। अब यहां से क्या कॉमन लिया, दोनों जगह से gm, gm कॉमन लेते ही क्या आया, देखिए इस gm से ये gm कैंसिल आउट, यहां कौन बचा, दैट इज 2, इस 2 से 2 कैंसिल, यहां पे कौन रह गया, दैट इज डिवाइडेड बाय में r, और यहां कौन बचा, k स्क्वायर, यहां कौन होगा 1 में r प्लस में 1 में सॉरी माइनस 1/r प्लस एच, इसको आपको जस्ट सोल्व करना है, और सोल्व करते ही आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, जो भी इनमें से आंसर होगा। तो ऐसे ये बेसिक को सोल्व करवाया है, इस क्वेश्चन को दिया भी वैसे थोड़ा सा बड़ा है, और बेसिक को सोल्व करवाने की कोशिश की गई है। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, द अर्थ इज एस्यूम टू बी ए स्फीयर ऑफ रेडियस r, अर्थ को क्या मान लिया, जिसकी रेडियस r है, एंड ए प्लेटफॉर्म इज अरेंज्ड एट हाइट r फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, यानी कि यहां से h इज इक्वल टू r हाइट के ऊपर एक प्लेटफॉर्म बना दिया, द एस्केप वेलोसिटी ऑफ बॉडी फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म इज fv, यहां से अगर फेंका गया तो इसकी वेलोसिटी है f टाइम्स ऑफ v, वेयर v इज द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द अर्थ सरफेस, द वेलोसिटी ऑफ f इज, इस f की वैल्यू क्या होगी, इसमें द वैल्यू ऑफ f इज। अब एक बात सोचिए, अब हम सबसे पहले बेसिक पे जाते हैं, और बेसिक का फार्मूला है कि दैट इज एस्केप वेलोसिटी अंडर द रूट 2gm बाय में r, ये कहां से है, अर्थ सरफेस से, अर्थ सरफेस से। अब इसको क्या करते हैं, h हाइट ऊपर पहुंचा देते हैं, तो हाइट के लिए एस्केप वेलोसिटी का फार्मूला अंडर द रूट 2gm डिवाइडेड बाय में r प्लस एच, ये होगा, और h की वैल्यू क्या है, r के बराबर है, h की वैल्यू किसके बराबर, r के बराबर, तो ये कितना हो जाएगा 2gm डिवाइडेड बाय में r प्लस r, दैट इज 2r, तो 2 से 2 कैंसिल, अंडर द रूट हो गया, तो यहां उत्तर क्या बना, gm डिवाइडेड बाय r अंडर द रूट, ठीक है, ये कहां पे है, इस पॉइंट पे है, ठीक है, कंपेयर करेंगे, कंपेरिजन कर लो, कंपेरिजन कैसे करोगे, उस पॉइंट के ऊपर जो आई है दैट इज वी ई डैश, ये आई है gm बाय में r अंडर द रूट, यहां कितनी है अर्थ सरफेस पे, रूट ऑफ 2gm बाय r, यही है, ठीक है, तो देखो gm बाय r से gm बार कैंसिल, तो वी ई डैश किसके बराबर होगी, वी ई डिवाइडेड बाय रूट 2, तो f की वैल्यू क्या होगी, दैट इज 1 बाय रूट 2, कंपेरिजन करने के लिए एक दूसरे से डिवाइड कर दिया हमने, क्या किया, कंपैरिजन करने के लिए अर्थ सरफेस को और उसको दोनों को आपस में डिवाइड कर दिया, ये तो कहां h हाइट पे आई हुई, ये कहां पे, अर्थ के सरफेस पे, दोनों को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो क्या आया फैक्टर, f की वैल्यू 1 बाय रूट 2, तो 1 बाय रूट 2 उत्तर आ जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, विद व्हाट वेलोसिटी शुड ए पार्टिकल बी प्रोजेक्टेड सो दैट इट्स हाइट बिकम इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ, कितनी वेलोसिटी के साथ किसी पार्टिकल को फेंका जाए ताकि उसकी हाइट जो है वो किसके बराबर हो जाए, रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर हो जाए, ये बात पूछ रहा है। तो देखिए दैट इज v का फार्मूला लगाने से पहले आपको फिर से वही बात लगानी पड़ेगी कि मान लिया जाए ये पॉइंट है, यहां से फेंकना है, तो यहां पे कौन कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक, दैट इज इक्वल टू 1/2 m v का स्क्वायर, और दूसरी कौन सी है, पोटेंशियल m डिवाइडेड बाय r। अब
उस पार्टिकल को कितनी हाइट पे भेज दिया, h इज इक्वल टू आर के ऊपर। यही कहना चाहता है ना, ये कहना चाहता है कि अर्थ सरफेस से फेंका और उसकी यहां पे जाने के बाद हाइट कितनी हो गई, h इज इक्वल टू आर के बराबर। कितनी वेलोसिटी होनी चाहिए ये काम करने के लिए, तो हमें वही है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दे। फाइनल पॉइंट पे जाने के बाद g इंटू एम डिवाइडेड बाय में r प्लस h, और h की वैल्यू फिर से कितनी है, r के बराबर है। सोल्व करेंगे, m से m कैंसिल, यहां बचा v स्क्वायर बाय 2, ये जाएगा उस तरफ तो प्लस का, जी एम बाई आर किसका, ये प्लस का, और यहां से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 2r। ठीक है, तो यहां होगा v स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, जी एम बाई आर में से जी एम बाई 2r घटाएंगे तो कितना बचेगा, जी एम बाई 2r। तो इस 2 से 2 कैंसिल, वेलोसिटी कितनी आ जाएगी भाई, जी एम बाई में r आ जाएगी अंडर द रूट। इतनी वेलोसिटी के साथ फेंकना है, तो जी एम बाई आर अंडर द रूट वेलोसिटी के साथ फेंकोगे तो वो जो पार्टिकल कहां पहुंचेगा, h इज इक्वल टू आर हाइट पे पहुंचेगा। ये क्वेश्चन था। क्या पूछ रहा है अगला क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ एस्केप वेलोसिटी एट अर्थ टू द एस्केप वेलोसिटी एट प्लेनेट हुज रेडियस एंड मीन डेंसिटी आर ट्वाइस दैट ऑफ अर्थ। अब देखो, एस्केप वेलोसिटी का बेसिक फार्मूला आपको पता होना चाहिए, दैट इज 2 इंटू जी एम डिवाइडेड बाय आर। इसके बाद इस मास को चेंज करो, डेंसिटी किसके बराबर है, मास बाय वॉल्यूम। क्यों करना है, क्योंकि यहां पे इन्होंने डेंसिटी का जो है फंक्शन बता दिया, तो हमें डेंसिटी की टर्म में फार्मूला बनाना पड़ेगा। तो रो गुणा में वॉल्यूम, वॉल्यूम हो गया 4/3 पाई आर की 3, और यहां क्या बचा, m बचा। ऐसे रख दीजिए, यहां क्या हो जाएगा 2 इंटू जी, इसकी वैल्यू हो जाएगी रो इंटू 4/3 पाई आर की 3, और डिवाइडेड बाय कौन, r। इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो यहां क्या बचेगा, यहां रहेगा 2g इंटू रो 4 पाई डिवाइडेड बाय 3 इंटू आर का स्क्वायर। अगर इस आर स्क्वायर को बाहर निकालोगे तो बाहर क्या निकल के आएगा, बाहर निकल के आएगा r बाहर निकल के आएगा। कहने का मतलब एस्केप वेलोसिटी यहां पे r पे डिपेंड कर रही है भाई। ठीक है, अब देख लो, मीन डेंसिटी आर ट्वाइस एज दैट ऑफ अर्थ हुज रेडियस एंड मीन डेंसिटी, और मीन डेंसिटी किस पे है, अंडर द रूट रो पे। तो एस्केप वेलोसिटी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, r अंडर रूट रो के। ठीक है, ये पहले प्लेनेट की। अब दूसरा प्लेनेट आया वीपी, उसके लिए क्या रख दो, rp डिवाइडेड बाय में रो p। अब rp की वैल्यू क्या है, 2 गुणा है रेडियस के, रोपी की वैल्यू भी क्या है, 2 गुणा है, तो उसको सोल्व करके आप उत्तर निकाल सकते हो। इन दोनों को मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, इसकी जगह रख दो 2 टाइम्स ऑफ r, इसकी जगह भी रख दो 2 टाइम्स ऑफ रो, और सोल्व कर लो, उत्तर आ जाएगा। ये इसकी टर्म में आपको बदलना जरूरी है, जब तक यहां से ये बदलना नहीं आएगा तब तक आप कोई काम नहीं कर सकते हो, क्योंकि जब भी आपको डेंसिटी का फंक्शन दे तो सबसे पहले आप ये फार्मूला लगा के इसको इस फार्मूले में चेंज कर लीजिए। अब अगर वो डेंसिटी को कांस्टेंट कहता तो हम इसको कांस्टेंट मान लेते, क्योंकि 2 भी कांस्टेंट, जी भी कांस्टेंट, 4 पाई भी और 3 भी। वेरी कौन कौन हो सकते हैं, एक तो रेडियस और एक ये मीन डेंसिटी। अगर इसको इसने चेंज कर दिया तो हमने चेंज में ले ली, अगर कांस्टेंट कह देता तो उसको हटा देते। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सोल्व करना है। देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। A black hole of an object whose gravitational field is so strong that even light cannot escape from it. लाइट एस्केप नहीं हो सकती, इतना जबरदस्त उसका ग्रेविटेशनल फील्ड है। टू व्हाट अप्रोक्सीमेट रेडियस वुड अर्थ हैव टू कंप्रेस्ड टू बी ए ब्लैक होल। यानी कि क्या कह रहा है कि हमारे पास एक ब्लैक होल है, इज एन ऑब्जेक्ट, ए ब्लैक होल इज एन ऑब्जेक्ट हुज ग्रेविटेशनल फील्ड। क्या कह रहा है कि अगर वो ब्लैक होल एक ऑब्जेक्ट होता और जिसका ग्रेविटेशनल फील्ड इतना स्ट्रांग होता, उससे लाइट भी नहीं बच सकती है, तो इसका मतलब उसकी जो वेलोसिटी है वो ग्रेटर देन इक्वल टू किसके बराबर होनी चाहिए, 2gm बाय में r। एस्केप वेलोसिटी से बड़ी या उसके बराबर होनी चाहिए। अगर कहीं पे वी आर एम एस ग्रेटर देन है किससे, एस्केप से, तो वहां एटमॉस्फेयर नहीं होगा। इसलिए मून के ऊपर एटमॉस्फेयर नहीं होता है, अर्थ के ऊपर है, क्योंकि अर्थ के ऊपर एस्केप वेलोसिटी ज्यादा है, आरएमएस वेलोसिटी कम है। दूसरा, वेलोसिटी इन इंटरस्टेलर रीजन, दूसरा फार्मूला और बता रहा हूं, वेलोसिटी इन इंटरस्टेलर रीजन इज इक्वल टू में वी स्क्वायर माइनस वी ई का स्क्वायर, ये होती है। ये इंटरस्टेलर रीजन की वेलोसिटी का फार्मूला है। और आरएमएस स्पीड एस्केप वेलोसिटी से तो वहां एटमॉस्फेयर नहीं होगा, एटमॉस्फेयर के लिए आरएमएस को कम होना पड़ेगा। और ब्लैक होल की कंडीशन आपके सामने लिखी हुई है,
ब्लैक होल की जो कंडीशन है वो आपके सामने लिखी हुई है। क्या कंडीशन है? ब्लैक होल की कंडीशन है दैट इज C इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2gm/r। अब हम यहाँ पे किसकी वैल्यू निकालना चाहते हैं? R की। अब C कितना है? दैट इज 3 × 10⁸ इज इक्वल टू √2 G की वैल्यू 6.67 × 10⁻11 मल्टीप्लाई बाय में मास कितना देना है ये रख रखा, दैट इज 5.98 × 10⁻24 और डिवाइडेड बाय में R, जिसकी वैल्यू आपको क्या करनी है? फाइंड आउट। इसका इस तरफ करके स्क्वायर करके R की वैल्यू निकाल लीजिए, उत्तर आपके सामने है, उत्तर आ जाएगा आपका। ठीक है, कंडीशन आपको पता होनी चाहिए, वो मैंने बता दी। 46 फॉर ए प्लैनेट हैविंग ए मास इक्वल टू मास ऑफ अर्थ, एक प्लैनेट है जिसका मास इक्वल टू मास ऑफ अर्थ है एंड रेडियस ऑफ अर्थ, बट रेडियस इज 1/4 ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ, बट उस प्लेनेट की रेडियस ऑफ अर्थ के 1/4 गुना है। ठीक है, द एस्केप वेलोसिटी ऑफ दिस प्लेनेट। अब एस्केप वेलोसिटी, अब एक बात सोचिए, अगर हम यहां पे बात करते हैं तो यहां पे एस्केप वेलोसिटी जो अर्थ की होती है उसको याद रखिए, दैट इज 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, ये होती है भाई एस्केप वेलोसिटी अर्थ की याद रखनी है आपको। एस्केप वेलोसिटी मून के ऊपर जो होती है 2.31 किलोमीटर पर सेकेंड, ये भी आपको याद होना चाहिए, ये दो बातें। अब इस पूरे फंक्शन में कहीं आपको डेंसिटी का फंक्शन दे ही नहीं रखा, तो सीधा फार्मूला लगा दो, दैट इज 2gm डिवाइडेड बाय r, और वेलोसिटी ऑफ प्लेनेट डिवाइडेड बाय में √2gm डिवाइडेड बाय में r ऑफ प्लेनेट, क्योंकि दोनों का मास तो सेम है इसलिए इस 2gm से ये कैंसिल, ऊपर कौन जाएगा? rp, नीचे कौन आएगा? r। तो एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ, एस्केप वेलोसिटी ऑफ प्लेनेट, दैट इज वेलोसिटी ऑफ रेडियस ऑफ प्लेनेट और रेडियस ऑफ अर्थ अंडर द रूट, ऐसे ही तो है। रेडियस ऑफ प्लेनेट ऊपर जाएगा, रेडियस ऑफ अर्थ नीचे रहेगा। अब रेडियस ऑफ प्लेनेट क्या है? 1/4 रेडियस ऑफ अर्थ है डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ, तो इससे क्या कैंसिल? 1/2, तो 2 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ अर्थ इज वेलोसिटी ऑफ प्लेनेट। तो अर्थ की वेलोसिटी है 11.2, उसका डबल 22.4 किलोमीटर। ठीक है, कुछ नहीं किया, इस फार्मूले को एक बार किसके लिए लगा दो? प्लेनेट के लिए, और एक बार किसके लिए? अर्थ के लिए। दोनों को एक दूसरे से क्या कर दो? डिवाइड कर दो, और डिवाइड करके वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा आपके पास, ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, द रेडियस ऑफ ए प्लेनेट इज ट्वाइस दैट ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ। रेडियस ऑफ प्लेनेट इज इक्वल टू ट्वाइस दैट रेडियस ऑफ अर्थ। बोथ हैव ऑलमोस्ट इक्वल एवरेज मास डेंसिटी। अब फिर से डेंसिटी का फंक्शन दे दिया आपको, इक्वल है, डेंसिटी का फंक्शन क्या कर दिया? फिर से प्रोवाइड कर दिया। v एंड VE आर एस्केप वेलोसिटी ऑफ द प्लेनेट एंड अर्थ रिस्पेक्टिवली, दोनों के बीच रिलेशनशिप बताना। एस्केप वेलोसिटी का फार्मूला होता है 2 × g डिवाइडेड बाय में r, और मास की जगह रखेंगे डेंसिटी गुणा में वॉल्यूम 4/3 पाई r की 3, क्योंकि सबको पता है कि डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम। ठीक है, डेंसिटी किसके बराबर होती है? मास बाय वॉल्यूम के बराबर होती है, ये सबको पता है। अब हमें इसकी जगह क्या रखा? मास, तो रो गुणा v, ये रहा, और अंडर द रूट, यहां पे क्या आया? एक r से r कैंसिल, दैट इज 2 × g × रो × 4 पाई, और बटे में कौन है? 3 है, अंडर द रूट। यहां बचा r², और r² का बाहर निकालेंगे, रूट करेंगे तो क्या आएगा? r। अब उन्होंने कहा कि दोनों की डेंसिटी भी सेम है, 2 दोनों के लिए सेम, z दोनों के लिए सेम, 3 भी दोनों के लिए सेम, 4 पाई भी दोनों के लिए सेम। अलग अलग क्या हो सकता था? एक तो रेडियस और एक डेंसिटी, पर उसने कह दिया डेंसिटी सेम है, तो अलग कौन बच गया? रेडियस बच गया। रेडियस बच गया तो दैट इज वेलोसिटी ऑफ प्लेनेट डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अर्थ, यहां पे हो जाएगा रेडियस ऑफ प्लेनेट डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ, और प्लेनेट की रेडियस 2 गुना है, ट्वाइस द रेडियस ऑफ अर्थ, तो 2 गुना रेडियस ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ, तो वेलोसिटी प्लेनेट के ऊपर 2 टाइम्स ऑफ एस्केप वेलोसिटी का हो जाएगा। तो कितने टाइम्स हो जाएगा? 2 टाइम्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49, द एस्केप वेलोसिटी ऑफ स्फीयर ऑफ मास m एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g है, m मास है, r रेडियस है, तो एस्केप वेलोसिटी का फार्मूला सबको पता है, दैट इज 2gm बाय में r, 2gm बाय r, 2gm बाय r, नॉट gmm बाय r, ये गलत है, 2gm बाय r। गलती मत कर देना भाई, ये छोटी छोटी मिस्टेक हो जाती है बहुत बार, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि मिस्टेक से बचे, क्योंकि अगर आपने मिस्टेक की है
तो समझ लीजिए आप नेगेटिव गए, आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। आप अगर आते हुए क्वेश्चन में भी गलती कर रहे हो तो आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता है। इसलिए आपको आते हुए क्वेश्चन को बिल्कुल गलत नहीं करना, जो नहीं आता वो तो अलग बात है, आते हुए क्वेश्चन को बिल्कुल गलत नहीं करना। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, ये भी आपके सिलेबस में, और सैटेलाइट पे भी आप क्वेश्चन आपके सिलेबस में है। इज ऑर्बिटिंग द अर्थ एट हाइट ऑफ 5 r, height of 5 r above the surface of earth, r being the radius of earth and the time period of another satellite in hover at height 2r from the surface of earth is, ये पूछ रहा है भाई, क्या कह रहा है, एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है, ऑर्बिटिंग द अर्थ एट हाइट 5 r, कितनी हाइट के ऊपर, वो 5 r हाइट के ऊपर क्या कर रहा है, ऑर्बिट कर रहा है, above the surface of earth, r being radius of earth, the time period of another satellite in hours at height of 2r from the earth। अब इसका कहने का मतलब, स्टेटमेंट का मतलब समझिए, इसको थोड़ा सा इन्होंने स्टेटमेंट को क्या किया, आपको मुश्किलात में डालने के लिए ऐसा किया है, उसको समझिए क्या कह रहा है। एक सैटेलाइट है अर्थ, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कौन सा होता है, जिसका टाइम पीरियड कितना हो, 24 हावर्स, सबको पता होना चाहिए। किस दिशा में घूमता है, वेस्ट टू ईस्ट घूमता है। कितनी ऊपर होता है, 36,000 किलोमीटर ऊपर होता है अर्थ सरफेस से। किसके लिए यूज किया जाता है, वेदर फोरकास्टिंग, टेलीकम्युनिकेशन, अलग अलग पर्पज के लिए इसका यूज होता है, तो आपको पता होनी चाहिए ये सारी बातें, ठीक। तो इतना टाइम पीरियड है। कहता अगर एक दूसरा सैटेलाइट जो 2r हाइट पे हो, उसका आपको टाइम पीरियड बताना है। तो सैटेलाइट के टाइम पीरियड का फार्मूला होता है 2 पाई। अब इसको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, आपको सैटेलाइट के टाइम पीरियड का फार्मूला मैंने बता रखा है, दैट इज r⁻3। यही सैटेलाइट के टाइम पीरियड का फार्मूला है। अगर आपको नहीं पता तो सैटेलाइट के टाइम पीरियड का फार्मूला आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, दैट इज टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अंडर द रूट, सॉरी, अगर आपको नहीं आता तो आप ऐसे फाइंड आउट कर सकते हो, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई r डिवाइडेड बाई v, ठीक है। v इज ऑर्बिटल वेलोसिटी, और ऑर्बिटल वेलोसिटी का फार्मूला सभी को पता है, दैट इज gm/r। एस्केप वेलोसिटी नहीं, ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है gm/r। यहां रखिए, स्मॉल r ले रहे हैं तो स्मॉल r रख लीजिए, क्योंकि वहां भी स्मॉल r है तो यहां पे भी स्मॉल r रखेंगे, तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू पाई इंटू r डिवाइडेड बाई, इसकी जगह g इंटू m, और ऊपर क्या जाएगा, रूट r। रूट r 1/2 पावर ये 1 ही है, तो कितना बन जाएगा, दैट इज 2 पाई r⁻3/2 डिवाइडेड बाय में g इंटू m अंडर द रूट। अगर ये पूरे को कांस्टेंट बना दूं, मैंने क्या किया है, टाइम पीरियड का फार्मूला 2 पाई r बाय v, और वेलोसिटी जो होती है ऑर्बिटल, उसका फार्मूला रूट gm/r। इस वैल्यू को यहां रखा और इसको सिंप्लीफाई कर लिया, तो यहां से क्या पता चला, टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r⁻3/2, ये हो जाएगा, ठीक है। वही फार्मूला मैंने लिखा था, इसी को केपलर्स का दूसरा नियम भी कहते हैं, यही केपलर्स का दूसरा नियम है, ठीक है। तो यहां पे होगा टाइम पीरियड का स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r⁻3, और ये जो r आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, दैट इज, ये क्या है r, ये है आपका r प्लस में h, r इज द रेडियस एंड h इज हाइट, और इसकी पावर कितनी है, 3 है। अब देखिए टाइम पीरियड, पहले सैटेलाइट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय में दूसरे का स्क्वायर इज इक्वल टू में रेडियस r, और उसकी हाइट कितनी है, सरफेस ऑफ अर्थ से, हाइट 5r अबोव द सरफेस ऑफ अर्थ, 5r सरफेस ऑफ अर्थ से, तो ये हो गया 5r, ठीक है, इस प्रकार हो गया। दूसरा क्या है, r बीइंग द रेडियस ऑफ अर्थ, द टाइम पीरियड ऑफ अनदर सैटेलाइट इन हावर्स एट हाइट 2r फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, तो ये हो गया डिवाइडेड बाय में r प्लस में 2r और उसकी पावर 3 रखना हमें, तो इसको सोल्व करेंगे, दैट इज t1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय t2 का स्क्वायर इज इक्वल टू, तो 5r, इसकी पावर भी 3 है, 5r प्लस r 6r, तो यहां पे क्या लिखा 6r डिवाइडेड बाय में 2r प्लस r 3r और इसकी पावर 3, तो इसको कैंसिल किया, 2 की पावर 3 हो जाएगा 8, तो t1 डिवाइडेड बाय में t2, और यहां पे क्या आ जाएगा रूट, क्योंकि स्क्वायर को हटाया तो उस तरफ क्या जाएगा रूट, इसका रूट कितना हो जाएगा, दैट इज 2√2, तो ये क्या हो जाएगा, t1 डिवाइडेड बाय में 2√2 इज इक्वल टू में t2, ठीक है। अब t1 की वैल्यू क्या है, 24 हार्स है भाई, t1 की वैल्यू क्या हमारे पास 24 हार्स है, तो t1 की वैल्यू 24 डिवाइडेड बाय में 2√2 इज इक्वल टू t2, तो कैंसिल किया तो 12। ऐसा कोई उत्तर आपको नहीं दिखाई दे रहा तो और सिंप्लीफाई किया, इसको क्या रखा 6 गुणा 2 बटे में √2, इसको क्या लिखा जा सकता है 6√2, ठीक है, तो 6√2 इस प्रकार से, ठीक है। तो ये सैटेलाइट पे क्वेश्चन थे,
और इस तरीके से हमने इस चैप्टर के ऑलमोस्ट जो क्वेश्चन आपके आ सकते हैं वो सारे क्वेश्चन यहाँ पे कवर करने की कोशिश की है, 1 बाय 1 करके। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं छोड़ने की कोशिश की है जो आपके पिछले 30-35 साल में ना आया हो। इसलिए अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने आते हैं।